नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। झारखंड बजट 2025-26 आप सभी को पता है, झारखंड सरकार के द्वारा पूर्ण बहुमत वाली सरकार हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसे नाम दिया गया है अबुआ बजट 2025। देखिए, अब जब आप बजट पढ़ रहे होते हैं तो मेनली अगर आपका झारखंड बजट की अगर जब हम बात करते हैं तो ये आपके किस एग्जामिनेशन है, तो झारखंड के एग्जामिनेशन, एक तो जेपीएससी और एक है आपका जेएसएससी। लेकिन अगर आपने एनालिसिस किया है क्वेश्चन को, तो अगर जेपीएससी की बात की जाए तो पिछला बजट को जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, अगर आपने एनालिसिस किया और जेएसएससी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लेती है। तो दोनों चीज को मैं यहां पे कर दिया हूं। इस सेशन के बाद आपको बजट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, जितने भी डाटा है या फिर फैक्चुअल है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, अब इस बजट में आपको बहुत सारे नंबर डिजिट याद करने होंगे, परसेंटेज याद करने होंगे, तो आप इसे याद करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको कैसे याद करते हैं एक स्टूडेंट्स, तो उनको सबसे पहले करना क्या होता है कि जो बजट है, इस बजट में यूज जितने भी शब्दावली है, जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं, उनको समझने की सबसे पहले हमें इनिशिएटिव लेनी होती है। जब अब वो सारे टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम हर एक डाटा को रिलेट कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आपका बनेगा बजट से, जिसमें ना तो आपको कोई डाटा पूछा जाएगा, ना ही कोई ऐसी चीजें जो आप रट के गए हैं जो वहां पे जवाब दे पाएंगे, आपको डायरेक्टली चीजों पे समझ विकसित करनी पड़ेगी कि सरकार को किस सेक्टर में या फिर कहां पे, या फिर सरकार की कौन सी डाटा सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे बतला रही है, कितनी मजबूत आर्थिक स्थिति है या फिर कितनी कमजोर स्थिति है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी, तो आप इस सेशन के बाद बना पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए जो बजट प्रस्तुत करते हैं कौन है, तो वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है झारखंड में, तो राधा कृष्ण किशोर जी हैं। देखिए, अब कोई भी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, पहले तो चीजों को समझेंगे, बजट जो प्रस्तुत करने का जो भी तरीका होगा, ठीक है ना। इससे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी में स्पेशली अभी आप सभी को पता है कि दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो दरोगा के बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विथ अभी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। कोई भी इश्यू है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अभी आपका होली स्पेशल में सारे फी जितने भी सेक्टर में है, जितने भी आपके कोर्सेस है, वहां पे आपका कम कर दिया गया। तो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, बिना देर के हुए, और जो रिजल्ट है भाई, यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ना कि इधर की चीजें लाइव क्लास में आके एमसीक्यू कराना, ये कराना, दिस दैट कराना। जो मिलेगा सॉलिड वे में, कंसेप्चुअली चीजें मिलेगी, नोट्स मिलेगी, वही चीजें मिलेगी जो आपका आयोग पूछना चाहता है आपसे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी कलर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। चलिए भाई, अब हम लोग आते हैं। सबसे पहले जब बात कर रहे होते हैं बजट की, तो बजट पढ़ने से पहले आपको अपने बजट के बारे चीजों को समझना होगा, ठीक है ना। देखिए, अब अपने में आना है, अपने जीवन लाइफ को लेकर के चलना है कि आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से बजट का एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार सरकार भी देश को चलाने के लिए क्या करती है, बजट का अलोकेशन करती है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, बजट करता क्या है, बजट कहता क्या है। जो हमारी सरकार है, एक तो केंद्र में सरकार है और एक आपके राज्य में सरकार है। तो केंद्र के द्वारा यूनियन बजट पेश किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा भी बजट पेश की जाती है, ठीक है। तो मेनली बजट में क्या होता है, आपका एक लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा किसका होता है कि सरकार की इनकम, ठीक है ना, और सरकार की एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के आय के बारे में आपको पता चलता है और सरकार खर्च कहां कर रही है इसके बारे में आपको पता चलता है इस बजट से। अब बजट बनाना क्यों जरूरी है इसको भी समझिएगा, ठीक है ना। इससे पहले समझते हैं हम लोग अपने जीवन में हम लोग इस बजट को जोड़ रहे होते हैं। जैसे एक रफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अपने आप को एक एग्जांपल में ले लीजिएगा कि कोई एक व्यक्ति है, उसे पर मंथ 50,000, ठीक है ना, पर मंथ कितना चाहिए इसे, 50,000 पर मंथ इनको क्या चाहिए भाई, सैलरी चाहिए। यानी कि इनके पास बजट क्या है, एक महीना, यानी कि 30 डेज अपने जीवन यापन करने के लिए। अब इस दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें के खर्च है, तो इनके पास क्या होना चाहिए, एक बजट है। कितना बजट है, तो इनको सैलरी मिल रही है, 50,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है। ये कहां से मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, अब इनको अगर सैलरी 50,000 है तो ये दो प्रकार से खर्च कर सकते हैं।
पहला एक तो तरीका है कि बिना योजना बनाए हुए खर्च करेंगे, यानी कि गैर योजना तरीके से हम लोग इसको, यानी कि नॉन प्लानिंग वे में खर्च करेंगे। जैसे कि 50,000 है, आज कहीं कुछ चीजों की जरूरत है तो खर्च कर दिए, कल कुछ चीजें, मतलब कि कोई यहाँ पे योजना नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक योजना बनाकर खर्च करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 5,000 क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। किसके लिए, तो जो घर में राशन आएगी उसके लिए हम लोग अलग कर ले रहे हैं। 2,000 रुपए आप अपने बिजली बिल पेमेंट करने के लिए अलग कर दे रहे हैं। इसके अलावा और भी, जैसे कि 10,000 आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई पॉलिसी में डालना, तो ये एक आपने ये क्या कर लिया, योजना बना लिया। तो ये जो आप क्या कर रहे हैं, योजना बना है, जिसमें आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम हर एक चीज को खर्च करेंगे। ठीक है। दूसरा, अब ये 50,000 जो आपका ये इनकम हुआ है, और ये जो आप योजना बनाए कि आप खर्च कैसे करेंगे, तो ये 50,000 जो आपका इनकम हुआ कैसे, इसका भी क्या होना चाहिए, एक आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई आपको जो नेक्स्ट मंथ 50,000 मिलेंगे वो कैसे मिलेगी। तो एक तो आप किसी कंपनी में या कोई भी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको 30,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है। 10,000 आपने कोई ऐसी पॉलिसी खरीदी है जिसका आपको क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। और आपने कोई एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस कर रखा है जहां से, या कोई भी आपने रूम रेंट लगा रखा तो वहां से 10,000। तो ये हो गया आपका इनकम का सोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका इनकम का। और ये हो गया आपका खर्च का, यानी कि एक्सपेंडिचर। यानी कि इसका मतलब ये कि जब आप अपने इनकम के बारे पूरा स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं और अपने खर्च के बारे पूरा स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं, इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बजट का नाम देते हैं। यानी कि सरकार भी जब अपनी पूरी इनकम के बारे आपको बताती है कि हमारी इनकम टैक्स से कितनी हुई, गैर कर से हमें कितनी इनकम हुई है, उसके अलावा हमने कितने उधार लिए हैं, हमने कितने इंटरेस्ट में हमने अपने आय को बढ़ोतरी की है। यानी कि जैसे समझने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी 10,000 अपने दोस्तों को 10,000 आपने क्या किया है, लोन दिया है या फिर कर्ज दिया है, तो इसके बदले आप 1% क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसी प्रकार सरकार ने भी बहुत सारे कंट्री को या फिर बहुत सारे बैंक को भी अगर लोन दिए है तो उसके बदले क्या करेगी सरकार, क्या भाई इंटरेस्ट लपेटेगी। तो उस इंटरेस्ट का क्या होगा, उनका इनकम हुआ, इनकम एक सोर्स बन गया, वो इंटरेस्ट भी। तो वो पूरा डिटेल आपको इस बजट में पता चलता है। और ये बजट में सरकार खर्च कहां कर रही है उसके बारे में हमें इस बजट से पता चलता है। समझ में आया। दूसरी बात, अब ये बजट की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, देखिए अगर हम कोई बजट, अगर हम अपने देश को या फिर राज्य का संचालन करना है, अगर हमारे पास जो इनकम हुई है या हमारे पास जो भी संसाधन है, जो हमारे राज्य में जो संसाधन है, अगर हम उसको एक योजनाबद्ध तरीके से उस पर अगर खर्च नहीं करेंगे, एक तो आपका जो पास्ट रहा उसको देखते हुए, एक अभी जो आपका प्रेजेंट है उसको देखते हुए, और एक भविष्य को देखते हुए आप क्या करते हैं, बजट का क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे आपका राज्य या देश में डेवलपमेंट होगी, शिक्षा का क्षेत्र में अच्छा आपका विकास देखने को मिलेगा, महंगाई दर को आप कम कर सकेंगे, जो राज्य में विकास काफी सारा देखने को मिलेगा, कृषि क्षेत्र में अच्छे कार्य करेगा। तो ये बजट का एक इंपॉर्टेंट मैंने रोल बताया। पहली बात ये कि बजट से हमें क्या पता चलती है कि सरकार की जो इनकम है या फिर सरकार जो खर्च कर रही है उसका कंप्लीट डिटेल आपको इस बजट में दिया जाता है। यानी अभी जो अबुआ बजट जो झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया है, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि जो झारखंड सरकार है 2025-26 में इनको कहां से कितना इनकम होने वाला है और कहां ये खर्च करेगी, और बजट क्यों बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आपका तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया था कब, 3 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। अब इससे पहले एक चीज और मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ठीक है, देखिए जो बजट सरकार प्रस्तुत करती है, बजट जब सरकार प्रस्तुत करती है, आपने अभी क्या नाम दिया, झारखंड बजट जो सरकार ने प्रस्तुत किया उसका नाम दिया गया अबुआ बजट 2025-26। ठीक है ना, 2025-26 2025-26 ये बजट कब प्रस्तुत किया गया, 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समझिएगा जो मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूं। इस बजट को और भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं। देखिए एक चीज तो आपके मन में ये भी डाउट आना चाहिए कि सर जो झारखंड की बजट के बारे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो झारखंड राज्य की कंप्लीट ये बजट है। ठीक है ना, एक तो हम अपने जैसे अपना एक एग्जांपल लिए 50,000 सैलरी पे हम अपने बजट को अलोकेट कर रहे हैं, तो इस पूरे राज्य के लिए एक बजट का अलोकेशन करना एक बहुत टिपिकल टास्क है। इसलिए सबसे पहले एक आपका एक रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, या हिंदी में हम इसे कहते हैं आर्थिक समीक्षा। समझिएगा, डिटेल कर रहा हूं थोड़ा सा, आर्थिक समीक्षा। ठीक है ना,
बजट प्रस्तुत करने से पहले एक दिन पहले इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस आर्थिक रिपोर्ट में या इस आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे क्या बतलाती है, ये आपके राज्य की जो आर्थिक स्थिति है ना वो कैसी है, ठीक है ना, उसकी बारे पूरी जानकारी मिलती है। यानी कि इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, पूरा स्टडी किया जाता है कि जो राज्य की जो बेरोजगारी जो दर है वो कितनी बेरोजगारी दर है, राज्य में जो गरीबी है वो गरीबी का स्तर क्या है, जो महंगाई जो दर है वो महंगाई दर क्या है, कृषियों का जो भी वहां पे कृषि जो भी लोन से संबंधित जो कृषि के ऊपर कितना लोन है, या कृषि को जो भी सिंचाई के लिए जो जल की आपूर्ति, ये मतलब पूरा का पूरा जो राज्य की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। यानी आपके राज्य की स्थिति कैसी है, माफ करिएगा मैंने देश बोल दिया। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये हमें ये बतलाती है कि आपकी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई दर आपके राज्य में कितनी है, चाहे बेरोजगारी दर कितनी है, कृषि, गरीबी, मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति क्या है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपका फिर बजट तैयार किया जाता है कि इस इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो महंगाई दर इतनी है तो ये वस्तु में या इस ऑब्जेक्ट में क्या किया जाएगा भाई, टैक्स को क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। गरीबी बहुत अधिक है तो गरीबी कम करने के लिए हम कई सारी योजनाएं चलाएंगे, इस बजट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे, यानी बजट प्रस्तुत करने से पहले आपका आर्थिक समीक्षा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है उससे जस्ट एक दिन पहले आपका क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। आर्थिक समीक्षा मतलब कि आपकी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, पूरी हर एक दृष्टिकोण से चीजों को देखा जाता है और ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई दर क्या है, हर गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है, पूरी चीजों को आकलन करके ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट बेसिस पे जैसे आप सबसे पहले क्या करते हैं, तैयारी करने से पहले सिलेबस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर को उतने दिन आप क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम एक बड़ा, तो उसके लिए आपने 10 दिन एलोकेट किया। तो अगर महंगाई दर काफी अधिक है तो उसके लिए बेरोजगारी या फिर उसके लिए हमें जो भत्ता या फिर बजट अधिक एलोकेट करना है। बेरोजगारी अधिक है तो बेरोजगारी हमें कुछ भत्ता देनी है तो उसके लिए अलग सा बजट में उतने अमाउंट हम एलोकेट करेंगे। तो बजट एक एस्टिमेटेड होते हैं, अनुमानित होता है, ठीक है ना, उस पर भी अभी हम लोग आएंगे। यानी एक तो आप ये समझ गए इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब जब बजट आया, बजट को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा आपके विधानसभा में। अब इस विधानसभा में क्या होगा, बजट पे डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना। आपने अभी देखा था डिस्कशन भी हुआ, जयराम महतो ने काफी चीजों मुद्दे को बातें को रखा भी, तो इस पे डिस्कशन किया जाएगा एंड देन इसका क्या होगा, डिस्कशन होगी, सारी बातें रखी जाएगी, जो भी चीजें हैं उसके प्रो कॉन्स हर एक चीजों पर डिस्कशन होने के बाद फिर आपके गवर्नर के सिग्नेचर के बाद इस बजट को 1 अप्रैल से क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। मैंने एक वर्ड यूज किया 1 अप्रैल। अब समझिएगा एक वर्ड होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हम लोग न्यू ईयर जो स्टार्ट करते हैं कब, 1 जनवरी स्टार्ट करते हैं 29 या फिर 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। एक ईयर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 31, यानी कि हम लोगों का नया साल कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। उसी प्रकार सरकार की जो न्यू ईयर स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, ठीक है ना। अगर अभी 2025 चल रहा है तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। ये अगर आप बात करें तो ये किस न्यू ईयर है, ये सरकार की न्यू ईयर है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। समझिएगा अभी जो आपकी झारखंड सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है 2025-26 की जो बजट प्रस्तुत की है, जो भी बजट में जो भी बातें रखी गई है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि जितने भी खाने वाली चीजें जो है, रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, उस पे जो जीएसटी रेट है कम किया जाएगा। तो वो कब से लागू होगा, वो आपके इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से चीजों को लागू किया जाएगा, यानी 31 मार्च 2026 तक चीजें चलेगी। समझ में आया, क्लियर है भाई। हमने ये बताया कि बजट क्या है, सरकार की इनकम और आय की कंप्लीट लेखा जोखा है। एक डिटेल हमें इस बजट से पता चलता है सरकार की इनकम और आय कितनी है, कहां खर्च कर रही है।
दूसरा हमने बताया कि बजट प्रस्तुत करने, यानी कि बजट जो सरकार तैयार करती है ये कैसे तैयार करेगी भाई, कि किस सेक्टर में, ठीक है ना, शिक्षा क्षेत्र में कितना खर्च करना है, जल संसाधन क्षेत्र में कितना खर्च करना है, सिंचाई परियोजना में कितना खर्च करना है, रोड ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करना है, कारखाने हमें कहाँ बैठाने, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट का नाम होता है आर्थिक समीक्षा या फिर इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इस रिपोर्ट को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले। फिर आपका ये बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, विधानसभा में उस पर उसकी क्या होगी, डिस्कशन होगी। एंड देन फाइनल गवर्नर के सिग्नेचर के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी सरकार की जो फाइनेंशियल स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, यानी 2025 है तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये आपका बजट इंप्लीमेंट रहेगा। यानी जो भी चीजें अभी सरकार ने इंप्लीमेंट की है बजट में, वो आपका कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। आपने न्यूज में भी सुना भी होगा कि अभी सरकार ने जो बजट में ये सारी बातें कही है, लेकिन ये लागू कब से होगी, तो आपने सुना होगा एंकर को कहते हुए 1 अप्रैल 2025 से। इसलिए क्योंकि ये सरकार की जो अभी आप मार्च महीने में अभी है, तो इस मार्च महीने में जो भी चीजें चल रही है, पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2024-25 की, ठीक है ना, पिछले साल 2024-25 की जो बजट प्रस्तुत की गई थी, ये कब से इंप्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 2024 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च तक अभी कौन सा बजट का सारा यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, 2024-25 की। समझ में आ गई यहाँ तक चीजें कि नहीं, ये बताइएगा। और इकोनॉमिक सर्वे से हमें क्या पता चलता है कि ये राज्य की स्थिति के बारे बताता है, यानी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे, इसकी हमें जानकारी मिलती है इकोनॉमिक सर्वे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट से रिलेटेड, जो आपके इंडियन जीके में इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने जेपीएससी बैच में भी ये सारी चीजें कवर करा दी है। अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं हुआ जेपीएससी में और दरोगा में, वहां पे पॉलिटी सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हिस्ट्री सेक्शन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी खत्म है, साइंस सेक्शन खत्म है, मैथ में एडवांस खत्म हो गया, झारखंड जीके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया गांधी सर के द्वारा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज को सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे एक और नाम बोला जाता है जब बात कर रहे होते हैं बजट की ना, देखिएगा काफी चीजें इसमें सीखने की है भाई बजट में। बजट की जब बात करते हैं तो हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम फिस्कल पॉलिसी भी इंग्लिश में कह देते हैं ना। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, यानी हम इसे कहेंगे हिंदी में राजकोषीय नीति। ठीक है, हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, राजकोषीय नीति। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब बजट के बारे में बात की जा रही है। देखिए बजट में अगर सबसे बात की जाए तो बजट सरकार की क्या है, एक वित्तीय योजना, यानी कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार की क्या है भाई, एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, आर्थिक वित्तीय योजना है कि जो भी पैसे आए हैं सरकार के पास उसको कैसे खर्च करेगी, एक योजना बना करके, है ना। तो ये बजट यही होता है। बजट अगले साल का, अच्छा ये भी एक बात को समझना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ जो वर्ड लिखा गया बजट अगले साल का होता है, इसके बारे में अभी परेशान मत होइएगा, ये आपको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इन चीज़ों को भी पहले छोड़ते हैं, बजट को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ताकि उन सारी चीज़ों को समझने में और अच्छे से आपको क्लियर कट मिलेगी। देखिए मैंने आपको बताया क्या कि बजट में क्या है भाई, सरकार की इनकम के बारे हमें पता चलती है। यानी कि दो चीज़ मेन हम समझते हैं बजट में हमें दो चीज़ें समझ में आती है, एक क्या हमें इनकम के बारे में और एक हमें एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार को इनकम कहाँ से हुई है और सरकार खर्च कहाँ पे कर रही है, यानी कि एक्सपेंड कहाँ कर रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे हमें पता चलती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अब समझना होगा कि सरकार को इनकम कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इनकम को, ठीक है ना। इनकम के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे। इनकम को हम लोग समझते हैं सबसे पहले इनकम के बारे में, यानी आय के बारे में, कि सरकार को इनकम कहाँ से और कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए इनकम की जब बात करेंगे तो सरकार को जो इनकम होते हैं इसके दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल इनकम। ठीक है, एक हम लोग नाम इसको देते हैं कैपिटल इनकम नाम देते हैं, और एक होगा आपका रेवेन्यू इनकम, हिंदी में भी हम इसे लिखेंगे, एक होगा आपका रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम कहने का मतलब क्या है, यह है आपका पूंजीगत आय, ये क्या है नहीं, ये सारी चीजें समझ में आएगी आपको। और रेवेन्यू इनकम कहने का मतलब है यह है आपका राजस्व आय। ठीक है ना, समझिएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से। अब ये पूंजीगत आय और ये राजस्व आय क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेवेन्यू इनकम के बारे, यानी राजस्व आय के बारे में। देखिए जब बात होगी आपकी रेवेन्यू इनकम की, यानी ये समझिए कि सरकार के पास ये दो तरीके हैं। ठीक है ना, सरकार की दो इनकम होती है, एक हम बोलते हैं कैपिटल इनकम और एक है रेवेन्यू इनकम। जिस प्रकार आप कहीं काम कर रहे होते हैं
तो एक तो आप जैसे कि सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से मिल रहा है, और एक आपने बिजनेस कर रखा उससे आप, यानी कि एक सरकारी आय हो गया और एक प्राइवेट आय हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से सरकार का भी जो इनकम है ना, सरकार के भी इनकम के दो पॉइंट है या फिर दो इनकम के स्रोत हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक कैपिटल इनकम और एक होता है रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो कैपिटल जो इनकम है, इस कैपिटल इनकम में सरकार की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अब ये क्या समझ में नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, मैं आपको समझ, इसमें सरकार की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है सरकार की इसके ऊपर। और जब राजस्व की बात करते हैं तो सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें सरकार को क्या होता है, इस पैसे की जिम्मेदारी होती है। सरकार को जो ये इनकम हुआ ना, जो भी अमाउंट ऑफ इनकम हुआ, इसमें सरकार की क्या होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है। एक मैं डाटा ले रहा हूं, अपना एक डाटा लूंगा, फिर मैं सरकार से इसको कंपैरिजन करूंगा। जैसे कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, मुझे कितना चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए इस 2025-26 में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, है ना। मुझे कितना चाहिए इनकम, 2025 मुझे, यानी मेरा बजट जो है इस बार इस पूरे कंप्लीट 2025-2026 की कितनी है, तो 20 लाख की बजट है भाई। तो अब ये 20 लाख हमें इनकम कहां से होगा, इसको समझिएगा। यानी सबसे पहले मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये 20 लाख मुझे आएगा कहां से। तो 10 लाख तो मुझे सैलरी मिल जाएगी पूरे एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो 4 लाख जो मुझे मिल रहा है, मैंने कहीं ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट किया है जिसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना हो गया, 10 4 14 लाख हो गया ये हमारे पास। अब हमारे पास बच कितने रहे भाई, हमारे पास जो बच रहे हैं 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख मैं कहां से लाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोरोइंग करूंगा, बैंक से मैं लोन ले सकता हूं, या आप इसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं, आप 6 लाख क्या करेंगे, उधार लेंगे, है ना। यानी आपको 20 लाख चाहिए भाई पूरे इस 2025-26 में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने फैमिली को हर एक चीज की पूर्ति करने के लिए। तो इस तो एक तो आपका 10 लाख आपका आ गया कहां से भाई, ये 10 लाख आया है जो आप जहां से जॉब करते हैं यहां से मिल गया। ये 4 लाख आपको मिल गया, इंटरेस्ट आपको मिल गया उस कंपनी के द्वारा। आपने कहीं भी कोई भी शेयर मार्केट, आपने कोई भी आपने स्टॉक खरीद रखा है, या म्यूचुअल फंड कर रखा हो, या LIC, या कहीं भी पैसे जिसका इंटरेस्ट आप ले रहे हैं। और रेस्ट हमने 20 लाख रुपए में 6 लाख घट रहा, तो हमने क्या किया, लोन ले लिया, उधार ले लिया। अब एक बात बतलाइएगा, ये जो आपने पैसा लिया है 10 4 14 लाख, यानी कि ये जो आपके पास 14 लाख आए हैं, ये वो पैसा है जिसमें आपको कोई टेंशन है नहीं है भाई। यानी ये आप टेंशन फ्री पैसा ये आपके पास आया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास टेंशन फ्री पैसा है। लेकिन ये जो आपने लोन लिया है, जो उधार लिया आपने 6 लाख, इसमें क्या है, आपको टेंशन है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको बाद में आपको रिटर्न भी करना है। क्या करना है, इस पैसे को आपको रिटर्न भी करना है बैंक को विथ इंटरेस्ट, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे इस पैसे पे, इस 14 लाख पे आपको क्या, इस पैसे की कोई जिम्मेदारी है, कोई टेंशन है इस पैसे के, आप कहीं भी किसी प्रकार से खर्च करिएगा, कितने भी टाइम पीरियड में खर्च करिएगा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस पैसे पे आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब ये कि इस 6 लाख को आप ऐसे खर्च करेंगे, कुछ ऐसा आप यूज करेंगे, माइंड प्लानिंग करेंगे, या फिर ऐसा दिमाग लगाएंगे, या कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये जो 6 लाख आपने जो उधार लिया है, कम से कम इस 6 लाख से आप 7 लाख बना लेंगे, या 8 लाख बना लेंगे, या 9 लाख बना लेंगे। यानी कि आप 7 लाख अगर बना लेते 6 लाख से, तो ये 6 लाख तो आप इस बैंक को दे ही देंगे, और रेस्ट आपका 1 लाख जो बचा वो उसका इंटरेस्ट में चला जाएगा, या फिर उसका इंटरेस्ट 50 ही रहा तो 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया। यानी ये 6 लाख क्या है, आपकी जिम्मेदारी है भाई, जिसको आपको रिटर्न बैक करना है, और इसको खर्च भी आपको अच्छे तरीके से करना है, ताकि 6 लाख कम से कम आप क्या कर सके, 6 लाख से आप 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी है आप उसको बना सके। उसी प्रकार ये जो आपकी जो रेवेन्यू इनकम है ना, ये रेवेन्यू इनकम वो इनकम सरकार की होती है जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यानी कि ये वो 14 लाख है आपका, जिसको हम कह रहे हैं रेवेन्यू इनकम। समझ में आया अब आपको। यानी ये जो आपका इनकम है, ये जो आपका इनकम है रेवेन्यू इनकम हो गया सरकार की, ये हो गई आपकी रेवेन्यू इनकम, यानी राजस्व आय। इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये सरकार का ये जो 6 लाख है, ये हो गया आपका पूंजीगत आय, यानी इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल इनकम, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी कि सरकार ये क्या करेगा भाई, उधार ले रहा होगा। अब देखिए सरकार भी उधार लेती है। सरकार जो है दो तरीके से उधार लेती है, एक तो इंटरनल सोर्स उनके पास होता है उधार लेने का, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जैसे कि वो देश की जनता से भी उधार लेती है, ठीक है, RBI से उधार लेगी, बैंकों का बैंक RBI से उधार लेती है, बाहर से कोई दूसरे देश कंट्री से ले सकती है उधार, या फिर IMF से उधार ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकती है। तो ये दो तरीके से क्या करती है सरकार, उधार लेती है। अब आप सोचेंगे देश की जनता से कैसे उधार लेती है भाई सरकार, बिल्कुल देखिए सरकार की क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसियां, जैसे कि एक एग्जांपल LIC है। अब LIC एक ऐसी पॉलिसी निकालेगी,
आपको कहा जाएगा कि हर महीना आप 1000 जमा करिए और एक मुफ्त 10 साल 15 साल के बाद क्या किया जाएगा, आपको इतना रकम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 साल बाद आपने 1,000 रुपया करते करते आपने 3 लाख रुपए आपने जमा कर दिया है। ठीक है ना, और आपको सरकार 3 लाख के बदले कितना दे रही है, 4, यानी 1 लाख एक्स्ट्रा दे रही है। अब आप सोचिए कि ये आपका देश की जनता से उधार का एक एग्जाम्पल है, लेकिन दे रही है 4 लाख, ये कैसे, तो समझिएगा। देखिए 1,000 ले रही है हर साल, सॉरी हर महीने ले रही है भाई, और ये आपको दे कब रही है, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो वो 10 साल जो सरकार ने पैसा रखा है, उस पैसे को सरकार क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है समझ में आता है, सरकार मार्केट में पैसा लगाएगी, सरकार कई सारी फैक्ट्रियां बैठा देगी, कई सारी कंपनियां बना देगी, टोल टैक्स बना देगी, जहां से सरकार को क्या होता है, इनकम होता है। तो सरकार ने आपसे तो 1,000 रुपया करके, और ऐसे तो केवल एक जनता नहीं, ऐसे कई सारे लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं, पॉलिसी खुलवाते हैं। तो ये सरकार के पास क्या आ जाता है, एसेट आ जाता है। तो सरकार जब फाइनली जब आप देखेंगे तो ये सरकार ने कितना लिया, 3 लाख लिया, दे कितना रहा है, 4 लाख। बट इस 3 लाख से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक व्यक्ति से, इस 3 लाख से सरकार ने 10 लाख रुपए की अर्निंग कर लिया और दे कितना दिए, 4 लाख, यानी कि 6 लाख सरकार को प्रॉफिट हो गया। समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या हो गया, देश की जनता, यानी ये उधार लिया गया पैसा था, इसलिए सरकार ने इसको क्या किया, एक तरीके से खर्च किया, ताकि वो उनका उधार पैसा भी रिटर्न हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ भी, और वो कुछ पैसा भी सरकार का क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यानी इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या होती है, जिम्मेदारी होती है सरकार की। समझ में आया ना, ये सरकार की क्या होती है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसे हम किस प्रकार से खर्च करें कि ये उधार का पैसा जो है विथ इंटरेस्ट भी मैं रिटर्न कर दूं, और उससे कुछ पैसा भी अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए बना लूं। समझ में आया। तो ये 2 तरीके हैं सरकार के इनकम की, जिसे हम कहते हैं कैपिटल इनकम, और एक होगा आपका राजस्व आय। समझिएगा, क्योंकि बजट जब आप पढ़ रहे हैं तो बजट में आपको क्या पता चलता है, सरकार की इनकम के बारे और सरकार के खर्च। तो पहले तो ये समझिए कि सरकार का इनकम, जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, या फिर जब आप झारखंड सरकार की आप जब वेबसाइट खोलेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको पूरा चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये बजट है भाई, यहां पे आइए, चाहे आप यहां पे देख लीजिए, तो झारखंड का ये बजट है। तो आप इसे कब समझेंगे, देखिएगा, तो आप इसे तब समझ पाएंगे जब ये सारे टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहे होंगे कि कैपिटल इनकम मतलब क्या है। यानी कि कैपिटल इनकम जैसे आपको दिखाया जाएगा समथिंग करोड़, यानी ये इतना ये वो पैसा है सरकार की जिसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी, यानी सरकार ने इसमें क्या किया होगा, कुछ उधार लेकर के इस पैसे को क्या किया, इकट्ठा किया है। और राजस्व इनकम इतना करोड़, यानी कि सरकार ने क्या किया भाई, ये पैसे पे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये कैपिटल जो इनकम है और ये जो आपका रेवेन्यू इनकम है, ये इसका मतलब अब और क्या, इसको और भी हम लोग चीजों को खोलते हैं। देखिए, जब बात करेंगे रेवेन्यू इनकम, यानी वो इनकम जिसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे इसमें कौन सा पैसा आएगा, सरकार जो इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, इनकम टैक्स का मतलब समझ में आ रहा है, हर लोग इनकम टैक्स नहीं, जो एक सेक्टर में काम कर रहा होगा जिसे हर महीने कोई एक फिक्स सैलरी मिलती है, वो इनकम, यानी उनका एक इनकम है, तो वो इनकम टैक्स पे करती है। ठीक है, अब जो कोई ऐसे चीजों में जो डेली जिनका इनकम है, तो वो क्या करते हैं, जीएसटी, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं। तो सरकार का जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम वो कौन कौन सा इनकम है, जैसे टैक्स से सरकार को जो वसूली हो गई, जीएसटी के साथ आपने कोई वसूली कर लिया, कुछ नॉन टैक्स भी है, जैसे क्या कि सरकार ने कई सारे फाइन भी लगा देते हैं, जैसे कि आप विदाउट लाइसेंस घूम रहे हैं, ट्रकिंग अगर आप कर रहे हैं, ट्रक में लाइन में अगर आप है तो ओवरलोड आप चीजें लेकर चल रहे तो फाइन लग जाएगा, या आपके पास पॉल्यूशन कागज नहीं है, या विदाउट हेलमेट चल रहे, ट्रिपल लोडिंग चल रही, इस तरह की चीजें तो आपको फाइन लगेगा, ट्रेन में विदाउट टिकट चल रहे तो फाइन लगेगा। तो ये सारे पैसे सरकार के पास आ रहे हैं। तो ये पैसे कैसे हैं भाई, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट इसको खर्च कर सकते हैं, विदाउट टेंशन फ्री, यानी ये वो पैसे हैं, 14 लाख की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टंप खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, नोटरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो वो खरीदते, वो सारे पैसे सरकार को मिले। ठीक है, लेकिन अब ये जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, एक तो सरकार क्या करती है, उधार लेती है। मैंने 2 तरीका बताया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में आरबीआई से, देश की जनता से, और एक्सटर्नल में दूसरे देशों से या फिर बाहर बैंकों से लेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक और तरीका है सरकार को कैपिटल इनकम में, एक सरकार क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। समझिएगा इस डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है विनिवेश। विनिवेश क्या है इसको समझिएगा थोड़ा। देखिए भाई, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है इसको समझिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट नाम में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, यानी कि विनिवेश। आपने अभी सुना होगा बहुत बार न्यूज में कि सरकारी कंपनियां को क्या किया जा रहा है, सरकार उनको बेच रही है या प्राइवेट कर रही है ना। अब उसका ही इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं कि क्यों जरूरी है सरकारी कंपनियों को बेचना या फिर प्राइवेटाइजेशन करना।
देखिए डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि सरकार जो, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका ये जमीन है, ठीक है, इसका आधा आपने क्या किया है, इसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो एक चीज क्या हुआ, देखिए इसको सेल किया आपने तो इसके बदले क्या हुआ, आपको पैसा मिला। देखिए पैसा तो मिला लेकिन आपके संपत्ति इतना क्या हुआ, चली गए। यानी ये डिसइन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, सरकार को पैसा तो मिलता है लेकिन सरकार की पूंजी घट जाती है इसमें, है ना। तो अब जैसे कि एग्जांपल LIC का ही, तो LIC का सरकार ने क्या किया, इसका 50% शेयर यानी कि इतना जो है सरकार ने शेयर बेच दिया प्राइवेट कंपनियों को। जिसने भी खरीदा उसके बदले क्या किया भाई, इस 50% के बदले सरकार को क्या मिल गया भाई, पैसा मिल गया, मिला ना भाई, यानी इनकम आ गया, पैसा आया ना भाई इसने। लेकिन सरकार की क्या हो गई, ये सरकारी कंपनियां का 50% शेयर सरकार के हाथ से चला गया है, यानी 50% के बदले, यानी ये जमीन आपने क्या कर दिया भाई, बेच दिया, इसके बदले आपको पैसा मिला लेकिन आपकी पूंजी घटी है। हाँ, लेकिन ये जो पैसा सरकार को मिला है फिर क्या करेगी, ये सरकार मार्केट में पैसा लगाएगी, कई सारे कल्याणकारी योजना देश की जनता के लिए करेगी, फिर से उनको वोट भी मिल सकेगा, यह भी एक उपाय है उनके पास फिर से सत्ता पे आने का। दूसरा, कई सारे आप क्या करेंगे, जैसे कि रोड का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा भाई, यातायात की सुविधा अच्छे डेवलप होगी, वहां टोल टैक्स लगाए जाएंगे, कई सारे कारखाने बैठाए जाएंगे, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, तो इससे क्या है, सरकार को टैक्स मिलेगा। तो ये टैक्स फ्री पैसा बन गया, यानी सॉरी ये जिम्मेदारी वाले पैसा नहीं हो गया। तो अब ये फिर से पैसा से हो सकता है क्या करेंगे भाई, इस शेयर को फिर से सरकार ले लेगी अपने, ठीक है ना। जो 50% शेयर जो बेची है और अधिक पैसा देकर इसको क्या कर सकते हैं, फिर से खरीद लेगी, तो फिर से सरकार की पूंजी बढ़ गई, यानी 100% शेयर LIC का सरकार के पास फिर से आ गया। तो लेकिन ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार इसके बदले पैसा तो सरकार को मिल रहा है लेकिन उनकी पूंजी घट रही है, ठीक है। चलिए भाई, यानी यहां पे आपका एक पूंजीगत आय में आपका क्या हो गया, एक डिसइन्वेस्टमेंट भी आ गया, ठीक है। तो अगर यहां पे सरकार यानी कि झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार ने क्या कहा है कि जो टोटल बजट है इस बार झारखंड सरकार की 2025-26 के, वो है 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1,45,400 करोड़ रुपए। यानी सरकार ने, झारखंड सरकार ने यह बताया है, ये अनुमानित है 2025-26 का जो बजट है, ये एक एस्टिमेटेड सरकार ने बजट बनाई है 1,45,400 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि सरकार को इतना इनकम होगा, है ना, 1,45,400 करोड़ रुपए सरकार को इनकम होगा। और पिछले साल जो बजट थी सरकार की 2024-25 की अगर आप बजट देखेंगे तो 2024-25 में सरकार की जो बजट थी वो थी 1,28,900 करोड़ और इस बार है 1,45,400 करोड़। तो कितना अधिक है इस बार, तो देखिए नंबर में देखेंगे तो 16,500 करोड़ रुपए का अधिक बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। परसेंटेज में भी आपसे पूछा जाता है कि पिछले साल से कितने परसेंटेज अधिक बजट पेश किया गया, तो 13%। अब ये आपको समझ में आया, ये 13% या 16,500 करोड़ क्या है, समझिएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने, या फिर ऐसे समझिए हेमंत सोरेन ने क्या बोला है, उन्होंने ये बताया भाई कि इस बार जो झारखंड राज्य को, ठीक है ना, झारखंड राज्य के लिए हेमंत जी ने बताया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, कि इस बार झारखंड राज्य के लिए हमने जो बजट एलोकेट किया है 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी इतना भाई इनके पास क्या होगा, पैसा आएगा। ये एक एस्टिमेटेड अनुमानित, ये फिक्स नहीं इतना आ जाएगा, हो सकता है इससे कुछ कम भी होगा या फिर कुछ अधिक भी होगा, लेकिन ये एक अनुमानित कर लिए कि इतना आएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे, तो पिछले साल का बजट उन्होंने जो अनाउंस किया उससे उन्होंने, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, फिर इन्होंने आर्थिक समीक्षा किया, पूरी इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने बताया सारा आकलन करके उन्होंने ये एक अनुमानित निकाला, ठीक है। तो अब ये 1,45,400 करोड़ का जो बजट सरकार ने पेश किया है, तो अब आपको क्या है, इस बजट में वो बताएगी कि ये 1,45,400 करोड़ का जो इनकम होगा। अरे भैया, जैसा आपने कहा कि हमको इस बार 20 लाख रुपए चाहिए खर्च करने के लिए, तो 20 लाख आपके पास आएगा तब तो आएगा कहां से, तो सरकार इस बजट में आपको बताएगा सारा इनकम के बारे में। तो सरकार के पास दो इनकम का स्रोत है, अभी मैंने आपको बताया है, एक क्या है आपका पूंजीगत आय है और एक है आपका रेवेन्यू आय, ठीक है। यानी सरकार इस 1,45,400 करोड़ में कैसे कमाएगी, एक पूंजीगत तरीके से और एक रेवेन्यू तरीके से, यानी टैक्स से जो पैसा मिलेगा, और जो अगर टैक्स से जो पैसा मिला अगर वो 1,45,400 करोड़ हो गया तो फिर उनको भाई क्या है, पूंजीगत आय लेने की जरूरत नहीं है, उधार लेने की जरूरत नहीं है, ना ही डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टैक्स से या नॉन टैक्स से जो भी पैसा आएगा, अगर वो इतना पैसा नहीं हुआ, यानी सिंपल सी बात है 20 लाख आपको चाहिए, आपको पास अगर 20 लाख अगर आपने सैलरी सरकारी कंपनी में प्राइवेट कंपनी से कमा लिया या फिर कुछ इंटरेस्ट से कमा लिया 20 लाख, तो भाई आप उधार लेंगे नहीं, उसी प्रकार सरकार भी नहीं लेगी। लेकिन हाँ, अगर वो उतना 20 लाख आपको मिला ही नहीं, 1,45,400 करोड़ अगर मिला ही नहीं, तब तो आपको उधार लेना होगा, तो सरकार भी क्या करेगी, फिर उधार लेगी।
अब समझिएगा 13% और 16,500 करोड़ का मतलब क्या है। तो ये जो बजट सरकार की अनुमानित 2025-26 में इतना सरकार को खर्च होगा। पिछले साल कितना था, 1,28,900 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कितना अधिक है इस बार, तो 16,500 करोड़ अधिक है। और परसेंटेज में अधिक निकालिएगा तो इसको निकाल लीजिएगा, 16,500 बटा 1,28,900 इंटू 100, इसको सॉल्व करिएगा तो 13% आएगा। यानी कि 13% यानी कि किसके बराबर है नंबर में, 16,500 करोड़ के बराबर, ठीक है। अब इससे डिटेल नहीं होगा भाई, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा नहीं है तो भाई लक्ष्मण सर पढ़ा रहे, बड़ी शानदार वे में समझिएगा अच्छे से। यहां तक चीजें क्लियर है। यानी सरकार ने यह बताया कि इस बार अबुआ बजट 2025-26 की जो प्रस्तुत की गई है, इस बार जो झारखंड की जो बजट होगी वो कितनी, देखिए इस तरह से पढ़िएगा तो हर एक डाटा याद रहेगा, ऊपर ऊपर से देख के जाइए। अभी मार्केट में कोई किताब नहीं है, ठीक है ना, किताब आने से पहले का ये सब कंटेंट है भाई। तो मैंने बहुत मेहनत किया ना, आपने दिखाया भी, मैंने साइट झारखंड सरकार की, वहां से हर एक डाटा लिया गया। तो इस बार का जो बजट है 1,45,400 करोड़। पिछले, अब देखिए ये मैं क्यों बताया भाई, पिछले साल का 2024-25 का जेपीएससी पूछती है, 2023-24 का भी टोटल बजट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पिछले साल जो था 2025 का, तो वो बजट किसका पूछा, 2023-24 का। तो इस बार पूरा उम्मीद रखेगा कि 2025-26 नहीं पूछेगा, तो 2024-25 जेपीएससी की बात कर रहा हूं। जेएसएससी आपका डायरेक्ट ये पूछेगा 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये एक याद हो गया आपको कि 2025-26 इस बार सरकार को कितना पैसा चाहिए, राज्य की सारी संसाधन का यूज करते हुए देश की जनता के डेवलपमेंट के लिए, देश के राज्य के विकास के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए। जो पिछले साल के बजट से कंपैरिजन किया जाए तो जो पिछले साल का बजट था 1,28,900, उसे कितना दिखे, 16,500 करोड़, यानी कि 16,500 करोड़ रुपए, 13% है इसे हम कहेंगे। और 2023-24 का जो बजट था वो 1,01,101 करोड़ रुपए था। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा भाई। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल मैंने रख दिया है नोट्स में भी, ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए जब आप घर में पढ़ रहे होंगे, कि जैसे आपका बजट है 20 लाख रुपए इस बार 2025-26 में, तो 20 लाख मुझे इनकम जो होगा उसका पूरा मैंने डिटेल दिया, वही सरकार भी देगी। टैक्स से मुझे मिल गया 7 लाख रुपए, नॉन टैक्स यानी फाइन वगैरह जो लगा सरकार को 5 लाख रुपए मिल गया। डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई मैंने, कोई शेयर बेच दिया 4 लाख रुपए में, और उधार या फिर ऋण ले लिया हमने 4 लाख। तो देखिए ये जो आपका इनकम है ये कैसा है, रेवेन्यू इनकम है सरकार की, और ये है कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। समझ में आया ना भाई। तो भाई कंटेंट तो ऐसा ही मिलता है, आपको पता है। अब देखिएगा एक यहाँ पे टर्म है आपको जो इससे समझना है, मेन चीज को समझना है। एक है आपका एस्टिमेटेड बजट, एक है रिवाइज बजट, और एक है एक्चुअल बजट। जेपीएससी क्यों पूछती है ना पिछले साल के बजट से, देखिए 2024-25 है, अभी 2025-26 का बजट आया, लेकिन बजट इससे क्यों पूछती है जेपीएससी, यूपीएससी क्यों पूछती है, रीजन यही है। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है नहीं है इसको पहले। चलिए अपनी तैयारी से हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि अपने तैयारी, आप कोई भी चीज के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आपको मैं उसका ही एक एग्जांपल देकर इस कॉन्सेप्ट को समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। देखिएगा, अच्छा एक लाइन और, यहाँ मैंने आपको बोला था कि मैं बतलाऊंगा बाद में, यहाँ आइएगा। देखिए हर एक चीज को समझते चलिएगा। यहाँ मैंने बोला था कि बजट जो है आपके अगले साल का होता है, इसका मतलब समझिएगा क्या है भाई। देखिएगा जैसे इस बार का जो बजट है आपका कितना है, हेमंत जी ने बताया है 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़। मतलब ये सरकार बोल रही है कि अगले एक साल, ठीक है ना, अगले एक साल में हमें इनकम कहां से होगी और कितना होगी, वो पूरा का पूरा ये आपका बताया गया है 1,45,400 करोड़ एक बजट के रूप में। अब इस बजट में मतलब ये सरकार बताई है कि अगले आने वाले जो साल है 2025 से 26, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमें कहां से इनकम होगी और हम इस इनकम को कहां पे खर्च करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे बजट में जो 3-4 नाम लिए जाएंगे, एक महिला का नाम लिया जाएगा, ठीक है ना, महिलाओं के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा एक युवा का नाम लिया जाएगा, तीसरा गरीब का नाम लिया जाएगा, ठीक है, और एक मध्यम फैमिली, मिडिल क्लास एक नाम आप जरूर सुनेंगे बजट में, ठीक है ना। तो देखिए ये सब क्या है भाई, ये सब वोट को कलेक्ट करने का एक ये सब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, शब्दावली आप बस बोल सकते हैं। हालांकि काम क्या होता है, बेरोजगारी एक शब्द यूज किया जाएगा। अब इस बजट में ये आप देखेंगे बेरोजगारी से संबंधित कि कितना युवा को रोजगार मिलेगा, क्या बजट में कहीं कुछ बातें हैं, आप देखेंगे 0 बट्टा सन्नाटा मिलेगा आपको। खैर इन सब चीजों को छोड़ते हुए समझ में आ गया ना भाई कि ये जो बजट है 1,45,400 करोड़, सरकार ये बता रही है
कि हमारे पास जो लिमिटेड सोर्स है, हालांकि सरकार तो हमें बोल रही है कि जो देश में जितनी भी जो संसाधन है उसका, खनिज है उसका 40% तो हमारे राज्य में है भाई। तो हम लिमिटेड तो सोर्स को बोल नहीं सकते, फिर भी है तो लिमिटेड सोर्स है, तो इस लिमिटेड सोर्स से हम कितना अनलिमिटेड आउटपुट निकाल लें, तो उस प्रकार से हमने बजट को तैयार किया। इसलिए बजट जरूरी है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है भाई, और उस लिमिटेड सोर्स से मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाले, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक बजट होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए। और सरकार ने इस बार जो योजना बनाई है कि आने वाली जो एक साल है इसमें हम 1,45,400 करोड़ का बजट बनाया है, जिसमें आपको ये पूरा डाटा दिए हैं कि हम कहाँ से इनकम कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा स्पेस हम लोग ले ले रहे हैं और भी, क्योंकि इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक लाइन अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे और भी, ठीक है ना, वो लाइन के लिए भाई इसको समझाना इतना आसान भी नहीं है। देखिए यहां लिखा क्या गया है कि किसी एक वर्ष की जानकारी एक बार एस्टिमेटेड होती है। समझिए एस्टिमेटेड मतलब क्या भाई, एस्टिमेटेड मतलब क्या, आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि इंडिया 300 रन बनाएगा, ठीक है। फिर आप उसको क्या कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं। जब मैच खत्म होता है तो आप बोलते हैं नहीं भैया इंडिया ने तो 280 रन बनाए, तो वो क्या हो गया, रिवाइज्ड वैल्यू। और फाइनल क्या होता है, वो भाई एक्चुअल वैल्यू बन जाता है। मतलब फाइनल क्या होता है भाई, जब उसके बाद पूरा मैच खत्म हो जाता है तो वो एक्चुअल डाटा आपके लिए हो जाता है, रिवाइज्ड, एक्चुअल, और एक आपने क्या देखा, एस्टिमेटेड। यानी 3 वर्ड है, एक है एस्टिमेटेड, एक है रिवाइज और एक है एक्चुअल। तो समझिएगा एक वर्ष की जो जानकारी दी गई है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 मैंने यहाँ लिखा है, तो यहां मैं अगर लिखूं आज बजट कब पेश किया गया था, 3 मार्च 2025 को पेश किया गया है, ठीक है। तो 3 मार्च 2025 में जो डाटा दिया गया है ये अभी क्या है, अभी इस एक साल के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। जब 2026 आएगा तो यही 3 मार्च 2025 का जो बजट है वो क्या हो जाएगा, संशोधित किया जाएगा। भाई हमने अनुमान किया था 1,45,400 करोड़, बट इससे ज्यादा खर्च हुआ या ज्यादा इनकम हुआ या फिर इससे कम ही हुआ, जो भी हुआ तो वो फिर आप उसको संशोधित करेंगे और फिर अगले 2027 में यही क्या हो जाएगा, आपका लिए एक्चुअल डाटा हो जाएगा। यानी ये एक ही वर्ष का डाटा है ना, वही लिखा गया, एक वर्ष की ही ये जानकारी है जो एक बार एस्टिमेटेड रही, अनुमानित रही, फिर आपका ये रिवाइज हुई और फिर ये आपका एक्चुअल बन गई, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं, यहाँ तो मैं उतना डिटेल नहीं किया, लेकिन अभी आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एस्टिमेटेड डाटा, रिवाइज डाटा, एक्चुअल बजट, ये सब क्या है इसको आपको अच्छे से समझाता हूं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे आते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है भाई, है ना, तो आप 2025 में अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप एग्जाम कब देंगे, 2026 में देंगे, ठीक है। आप 2026 में क्या करेंगे भाई, एग्जाम देंगे, ठीक है। और 2024 इससे पहले एक साल हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। अब आप जब अभी 2025 में जब आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक बात बतलाइए, सबसे पहले क्या करते हैं आप 2024 का एक्चुअल पेपर को देखते हैं, ठीक है ना, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, PYQ का नाम दे देते हैं। तो ये जो PYQ है, देखिए एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चलता है यूट्यूब पे और एक PYQ का सीरीज चलता है। तो ये PYQ जो है वो क्या है, एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल क्वेश्चन है। और अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा दूसरी बात, 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, संभावित प्रश्न भी करने पड़ेंगे, है ना। और फाइनली आप इस PYQ को देखते हैं और इस संभावित क्वेश्चन को देख करके क्या करते हैं, आपकी जो तैयारी है, जो सिलेबस है, उसमें क्या करते हैं, आप संशोधन करते हैं, है ना भाई। पूरा एक साल तो आपका संशोधन चलते रहता है कि ये टॉपिक में कुछ PYQ से यहां से कुछ मैंने ले लिया, कुछ एक्सपेक्टेड से कुछ नया टर्म्स मिल गया, तो ये हो गया संशोधन। उसी प्रकार 2025-26 का जो अभी आपका जो बजट पेश किया गया है ना, अब समझिएगा, ये आपको समझ में आ गया ना कि संशोधन क्या हुआ। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत सारे आप संशोधन करेंगे, है ना। जैसे बजट का वीडियो है, माफ करिएगा, झारखंड का जो बजट है, अभी आप मेरे वीडियो देखें, यहां से आपने सीखा, फिर आप दूसरे टीचर का वीडियो देखेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, तो वहां पे आप फिर कुछ संशोधन करेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे, फिर वहां पे, तो ये संशोधन हो गया। अब आप पिछले साल बजट का क्वेश्चन देखेंगे तो वो हो गया एक्चुअल, हो गया क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखेंगे तो वो एक्चुअल क्वेश्चन हो गया, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन क्या हो गया, एक्चुअल हो गया। और आगामी जो आप एग्जाम देंगे 2026 में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हो गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये अब आपको ये मीनिंग समझ में आ गया कि एक्चुअल, एक्सपेक्टेड और संशोधित क्या है। इसको अब आपको करना क्या है ना, बजट से आप इसको क्या करेंगे, कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सरकार ने जो बजट पेश किया है 3 मार्च 2025 में,
है ना। 3 मार्च 2025 में जो सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मार्च 2025 में, ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, ये कब से इंप्लीमेंट होगा आपका 1 अप्रैल से। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो ये बजट कब से, अगले साल के लिए है, यानी ये एक साल आने वाला जो है आपका 2025 से 2026 के लिए। ये क्या है, एस्टिमेटेड बजट है। यानी इस बार जो बजट विधानसभा में जो प्रस्तुत किया गया ना, इसलिए इसको कहा जाता है एस्टिमेटेड बजट, यानी कि अनुमानित बजट। और इसका जो प्रीवियस जो बजट रहा 2024-25 का, 2024-25 का, ये था आपका क्या, ये था आपका रिवाइज्ड बजट। ये क्या हो गया आपका रिवाइज्ड बजट, यानी कि ये हो गया आपका संशोधित बजट। और इसका पिछला जो साल का जो बजट था 2023-2024 का, ये क्या था आपका एक्चुअल बजट। मतलब समझिएगा साहब, इसका मतलब ये है कि अभी सरकार ने क्या किया, एस्टिमेट क्या है कि 1,45,400 करोड़ रुपया क्या होंगे भाई, खर्च होंगे। ये एस्टिमेट है। अब पिछला साल भी बजट आया था 2024-25 में, तो उसको में क्या हुआ, उसको जो बजट आया, जैसे कि अभी 1,45,400 करोड़ का भी जो एस्टिमेटेड बजट आया है भाई, अब अगला साल इसको क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना खर्च हुआ है, कितना इनकम हुआ था, क्या टोटल 1,45,400 करोड़ इनकम हुए थे, ज्यादा हुए या कम, तो उसको संशोधित कर दिया जाएगा। तो यही डाटा फिर 1,45,400 करोड़ जो अभी एस्टिमेटेड है, वो क्या बन जाएगा, उसको फिर रिवाइज कर दिया जाएगा, तो वो रिवाइज बन जाएगा पिछले साल के लिए, और उसका पिछले से पिछले साल के लिए वो फिर क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल डाटा बन जाएगा। अब देखिएगा 3 मार्च 2025 को जो डाटा जो रखा गया है, जो बजट रखा गया 2025-26 का, ये क्या एस्टिमेटेड अनुमानित बजट है। अब अगले साल फिर से मान के चलते 3 मार्च को ही पेश किया जाएगा 2026 में बजट, ठीक है। 3 मार्च 2026 में बजट पेश किया जाएगा, तो एक बजट जो होगा वो क्या होगा, 2026 से 2027 के लिए आएगा, जो आपका अनुमानित बजट होगा, यानी कि एस्टिमेटेड बजट होगा, यानी कि एस्टिमेटेड बजट होगा। और ये जो बजट आया है 2025-26, अभी जो इस साल आया वो पिछले साल कहाँ चला जाएगा, 2025-26 के लिए ये रिवाइज्ड बजट बन जाएगा। देखिएगा भाई, रिवाइज्ड बजट बन गया ना, यानी कि ये क्या बन गया, संशोधित बजट बन गया। और जो पिछला ये जो बजट था 2000, इस बार जो 2024-25 जो हमारे लिए है क्या है, रिवाइज्ड बजट है, वो पिछले अगले साल आने वाले के लिए क्या बन जाएगा, 2024-25 वाला बजट वो हमारे लिए एक्चुअल हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 मार्च 2027 में चलते हैं। 3 मार्च 2027 में फिर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा बिल्कुल। तो 3 मार्च 2027 में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा 2027-28 के लिए बजट जो ये आएगा आपका एस्टिमेटेड बजट आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं, यानी अनुमानित बजट आएगा। और 2026-27 वाला जो ये बजट जो अगले साल आएगा जो अनुमानित है, वो क्या हो जाएगा आपका, संशोधित हो जाएगा। 2026 से 2027 वाला ये क्या हो जाएगा आपका, संशोधित बजट कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, रिवाइज्ड बजट कहलाएगा। और जो इस बार अभी जो बजट आप देख रहे हैं 2025-26 का जो ये बजट देख रहे हैं, ये नेक्स्ट 2 साल के बाद 2027 में 2025-26, यानी जो अभी 1,45,400 करोड़ का जो बजट आया है वो आपका एक्चुअल बजट तब होगा, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो एक लाइन जो मैंने यहाँ लिख दिया ना बड़े प्रेम से, इसको समझाने में यहाँ इतना मेहनत मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये एक लाइन लिखा गया प्रेम से भाई, किताब की लाइन है, लेकिन इसको समझना आसान नहीं होगा, खुद से पढ़िएगा। तो देखिए, किसी एक वर्ष की जानकारी जो है भैया, किसी एक वर्ष की जानकारी एक बार वो एस्टिमेटेड होगी, ठीक है, फिर से उसको रिवाइज की जाएगी और देन फाइनल में एक्चुअल होगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा जीता जागता एग्जांपल, ये 2025-26 में अभी जो डाटा रखा गया है हेमंत जी के द्वारा 1,45,400 करोड़, ये क्या है भैया, एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब अगले साल यही क्या देख रहे हैं 2026 में, ये 2025-26 का जो बजट अभी जो पेश किया वो आपका रिवाइज बन गया है। देखिए, एक ही जानकारी, एक ही बजट, एक बार तो एस्टिमेटेड बनी, फिर से एक बार क्या बन गई भैया, एक बार आपका रिवाइज बन गया है ना। अब फिर से अब अगर आप देखेंगे तो उसका नेक्स्ट यानी कि अगले 2 साल के बाद 2027 में जो बजट आएगा, ये 2025 वाला 26 का बजट क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल बजट कहलाएगा। यानी एक ही बजट, एक ही डाटा, एक बार एस्टिमेटेड बन गई, एक बार आपका रिवाइज्ड बन गई और एक बार आपका एक्चुअल बन गई। समझ में आ गया बात, कहानी, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है, इसीलिए पूछा जाता है रिवाइज एक्चुअल, जेपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो रीजन बस यही होता। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 का। तो ये कौन सा बजट है, तो ये एस्टिमेटेड बजट है, यानी अनुमानित बजट है 1,45,400 करोड़ का। अब एक चीज, अब 2024-25 का जो पिछले साल वाला जो बजट है वो हमारे लिए क्या है, रिवाइज्ड बजट है, संशोधित बजट है। उसको क्या किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा, चेक करके कि हाँ इतना इनकम हुआ था या नहीं, कम हुआ या ज्यादा हुआ।
फिर 2023-24 का जो बजट है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या होगा, एक्चुअल बजट है अभी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं सरकार का ही डाटा, देखिएगा भाई ध्यान से, ये थोड़ा सा अगर ब्लर आपको दिखे भी तो कोई बात नहीं। देखिए 2025-26 अभी जो बजट अभी जो पेश किया, देखिए यहाँ लिख दिया इन्होंने साफ साफ, बजट एस्टिमेटेड है भैया, ठीक है। अब देखिए 2024-25 का जो बजट आया था वो एस्टिमेटेड बजट है। जब प्रस्तुत किया गया था ना तो वो एस्टिमेटेड था, जैसे अभी प्रस्तुत किया गया 2025-26 का एस्टिमेटेड, तो इसको देखिए फिर से रिवाइज किया गया है, यही देखिए यहाँ लिखा गया रिवाइज हो गया, और ये 2023-24 का क्या हो गया, एक्चुअल हुआ है ना। तो देखिए 2023-24 का एक्चुअल यहाँ मैंने लिखा है, देखिएगा भाई 2023-24 का यहाँ देखिए मैंने एक्चुअल लिखा है, 2024-25 अब रिवाइज बजट हो गया, और अभी जो प्रस्तुत किया गया वो एस्टिमेटेड बजट प्रस्तुत किया गया। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा गया ये 2024-25 जो एक्चुअल जो बजट था एस्टिमेटेड कितना था, 1,10,800, ठीक है, कि भैया सरकार को इतना इनकम होगी। यहाँ पे सरकार ने ये डाटा रखा था, अनुमानित किया ना भाई बजट। जैसे अभी आप अगर देखेंगे एस्टिमेटेड बजट, माफ करेगा, ये अगर देखिएगा ये टोटल यहाँ पे दिखाएगा आपको, देखिए यहाँ सरकार ने बोला था पिछले बार 1,28,900 करोड़ रुपए हमारा क्या होगा भाई, इनकम होगा। ये एस्टिमेटेड था 2024-25, मान के चलिए अभी 2024-25 का बजट, तो ये सरकार ने बोला। लेकिन बाद में जब इसको रिवाइज किया गया, ठीक है ना, तो देखा ये गया कि सरकार की इनकम कितनी हुई, इस ज्यादा हुई है, 1,30,718 करोड़। उसी प्रकार अभी एस्टिमेटेड है 1,45,400 करोड़। अब देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर यही क्या होगा, रिवाइज में बन जाएगा, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल बन जाएगा, जो अभी क्या है भाई, अभी जो आपका रिवाइज है, ठीक है। तो एक्चुअल, रिवाइज और एस्टिमेटेड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर थोड़ी सी अगर आप कोशिश करते हैं तो। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई ना भाई। देखिए यहां पे एक शब्द, अच्छा एक चीज और, चलिए एक बात और भी हमें क्लियर करवानी है आपको। देखिए यहाँ एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, बजट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे शब्दावली से भी आपको जानकारी होती, प्राप्तियां, यानी कि आपको प्राप्त हो रही है, सरकार को जो प्राप्त हो रही है, रिसिप्ट यानी इनकम, जो हम थेड भाषा में आपको समझाए ना भाई, सरकार ने बोला कि हमारे पास जो इस बार पैसा आने वाला 1,45,400 करोड़ रुपए, तो सरकार को ये इनकम कहां से, यानी कि ये सरकार को प्राप्त कहां से होंगे, तो दो तरीके से, एक कैपिटल इनकम और एक राजस्व आय, ठीक है। याद है ना, कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी, उधार लेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और राजस्व आय रेवेन्यू इनकम, टैक्स से। तो यही सब अब आपको डाटा याद करना होगा कि टैक्स से सरकार को कितना मिल रहा है, सरकार कितना उधार ले रही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब आपको मजा आएगा याद करने में। दूसरा, अब सरकार जो खर्च भी करेगी, चलिए खर्च करने का भी तरीका अब हम लोग सीख लेते हैं कि खर्च भी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई खर्च करना भी सीख लेते हैं, इनकम करना हमने सीख लिया, तो अब खर्च करना भी सीखना अब हमें बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इनकम तो कर लिया, तो उसे अब खर्च भी करेगी, तो दो तरीके हैं खर्च करने की। तो सबसे पहले हम लोग अपने तरीके में आते हैं। तो देखिए जब भी बात होगी खर्च करने की, तो दो प्रकार से खर्च होंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के खर्च में, जिस प्रकार से आपने इनकम दो प्रकार से किए थे, जिसको हमने कहा था एक कैपिटल इनकम पूंजीगत आय, और एक हमने कहा था रेवेन्यू इनकम, ठीक है, यानी कि राजस्व आय। उसी प्रकार खर्च में भी हम दो खर्च की बात करेंगे, यानी कि एक होगा आपका कैपिटल, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी क्या कि ये हो गया आपका पूंजीगत व्यय, ठीक है, हिंदी में हम इसे लिखेंगे पूंजीगत व्यय, ठीक है। और एक होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, ठीक है। क्या होगा आपका राजस्व व्यय। अब समझिएगा, जैसे कि आपने 20 लाख रुपए कमाए तो लिए भाई, ठीक है, लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया है दो तरीके से। एक ऐसा जगह आपने खर्च किया है, जैसे कि आपने गाड़ी ले लिया भाई, 4 व्हीलर ले लिया, ठीक है, और एक बंदे ने क्या किया है, उसने एक घर खरीद लिया, ठीक है, या घर खरीद लिया, या जमीन खरीद लिया, या फिर सोना गोल्ड खरीद लिया, बताइएगा। अब ये गाड़ी इसने 10 लाख रुपए में खरीद ली है भाई, ठीक है, और इस 10 लाख में इसने घर या सोना खरीद लिया है। अब इस गाड़ी को जब ये 2 साल के बाद बेच रहा होगा ये बंदा, तो 10 लाख की जगह इसको कितना मिलेगा, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, है ना। लेकिन यही बंदा जब इस घर को बेचेगा, जमीन को बेच रहा होगा, सोना को बेच रहा होगा, तो ये 10 लाख की जगह 20 लाख ले रहा होगा, 30 लाख ले रहा है ना। तो यानी दो तरीके से व्यक्ति खर्च कर रहा है। एक तो ऐसा खर्च है जिसमें कोई फायदा नहीं है, और एक ऐसा खर्च है जिसमें हम खर्च करके भी हम फायदा कर रहे हैं, यानी कि हम पैसा से पैसा बना रहे हैं भाई, समझिएगा, पैसा खर्च करके हम उससे फिर इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सरकार भी वही काम करेगी, सरकार का भी दो खर्च होगा भाई। एक तो ऐसा खर्च है जिसमें सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, और एक है आपका राजस्व व्यय।
इसमें जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये हो गया आपका राजस्व है, यानी कि डेंजरस खर्च है ये सरकार के लिए, यानी कि ये सरकार के लिए डेंजर है, यानी सरकार को इससे कोई प्रॉफिट नहीं है इस खर्च में। लेकिन सरकार जब इस खर्च की बात कर रही होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत आय, तो सरकार को इसमें प्रॉफिट होता है, यानी सरकार इसमें पैसे खर्च करके पैसे से पैसे बना रही होती है भाई भविष्य में। अब समझिएगा कैसे, जैसे जब बात कर रहे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यानी इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है जो सरकार के लिए डेंजर है। जैसे सरकार सैलरी दे रही होगी अपनी एम्प्लॉय को, तो सरकार को क्या फायदा भाई, कोई फायदा है उस पैसे से नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो जरूरी है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार, समझिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि सरकार जो होती है किस खर्च को कम करने की कोशिश करती है, किस में कटौती करने की कोशिश करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में या राजस्व है। तो कब आप जवाब देंगे भाई, जब तक समझेंगे नहीं, रट करके कहां से जवाब दे लीजिएगा, कहीं बजट में पढ़ लीजिए, इसका जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए भाई, सैलरी में देना, सरकार अब पेंशन दे रही है भाई, तो सरकार को क्या, अच्छा चलिए कुछ देर के लिए एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है तो उससे वो क्या कर रही है भाई, सर्विस ले रही है। लेकिन पेंशनर को जो पेंशन दे रही है सरकार को, उससे क्या प्रॉफिट, तो सरकार को यहां पे भी लॉस। दूसरा, सब्सिडी देना, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो 200 जो एनर्जी आपने जो एनर्जी का कंजम्पशन किया है उसके प्रोडक्शन में तो सरकार को खर्च हुआ है भाई, लेकिन आपने फ्री ले लिया। दूसरी बात, गैस में सब्सिडी आपको मिल जाना 300 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का, तो ये फ्री जो आपका जो सब्सिडी हुआ ये सरकार के लिए क्या है, एक बोझ होता, तो सरकार इसे कम करने की कोशिश करती है। अब कोई योजना सरकार ने बनाई है, ठीक है, तो अब देखिए उस योजना में सरकार को, जैसे मैया सम्मान योजना की बात करें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बजट में कितना अलोकेशन किया गया पैसा, ठीक है, ये आप देखेंगे आप खुद चौंकेंगे। तो सरकार को क्या फायदा भाई, हाँ वोट, लेकिन उस सरकार को मिलेगी, और सरकार ने सरकार भी बना लिया इसी से। तो भाई इसलिए कुछ चीजें को समझनी भी होगी हमें। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, स्कीम में कोई वेलफेयर का काम कर दिए, ठीक है ना, तो इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो खर्च होगी, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सरकार क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। जैसे सरकार ने क्या किया, रोड बना दिया, ठीक है, अगर सरकार ने रोड बना दिया तो अब इस रोड में सरकार क्या करेगी, 4-5 टोल टैक्स लगा दी, सरकार को इससे आमदनी हो गई। सरकार ने क्या किया, कोई कंपनी का या कोई फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, तो उस फैक्ट्री से में क्या होगा भाई, लोग काम करेंगे तो टैक्स देंगे, वो कंपनी सरकार को टैक्स देगी। सरकार ने कोई विश्वविद्यालय का निर्माण किया तो वहां से सरकार को इनकम हो गया। सरकार ने कोई क्या किया, स्कूल का निर्माण कर लिया, वहां से सरकार ने कोई मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट कर दी, सरकार को वहां से इनकम हुआ। तो एक बार तो इनको पैसा खर्च यहाँ लगेगा, ठीक है ना, इन सब में, लेकिन फिर से इनके लिए क्या हो जाता है, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है फ्यूचर में। तो ये सरकार क्या है भाई, खर्च करना सरकार के लिए प्रॉफिटेबल है, बट ये खर्च सरकार के लिए डेंजरस है। समझ में आया? तो वही बात यहां लिखी गई है, देखिएगा कि सरकार का जो भाई इनकम है, दो प्रकार से तो सरकार ने इनकम कर लिया है। कैपिटल इनकम पूंजीगत आय, जो सरकार को क्या होती है भाई, जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, और राजस्व यानी कि टैक्स से, फाइन से, स्टंप से जो सरकार की। अच्छा दूसरी बात और ये भी यहाँ पे समझिएगा कि जैसे कि सरकार ने यहाँ पे किसी से लोन लिया होगा, ठीक है, तो भाई लोन को भी चुकाना, लोन के साथ लोन में वो जो इंटरेस्ट है वो भी चुकाना पड़ता है, तो ये भी क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंस, सरकार को इससे क्या ही फायदा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया, देखिए नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए ना, एक्सपेंडिचर के बारे यानी कि खर्च के बारे में, यानी सरकार जो व्यय करेगी दो तरीके से, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय जो सरकार के लिए क्या है भाई, फायदा है, और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय जो सरकार के लिए कोई इसमें फायदा नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा मैंने बता दिया। अब देखिएगा कुछ पॉइंट मैंने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, कुछ फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने क्या बताया कि बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, आपके वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1950-51 में शुरू हुई थी बजट के। अच्छा बजट देखिए, दिन में क्या होता था, आर्थिक सर्वे होता था, और शाम में आपका बजट प्रस्तुत कर दिया जाता था पहले, जब 1950-51 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1964 से बजट से एक दिन पहले आना शुरू हुआ, यानी बजट आएगा, आ जाएगा तो कल एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। ये 1964 में स्टार्ट हुआ था। जब आपका इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हुआ था तब दिन में इकोनॉमिक सर्वे, शाम में बजट प्रस्तुत किया जाता था। ये जो आर्थिक समीक्षा है ना, ये हमें देश की या फिर राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, यानी देश में गरीबी कैसी है, गरीबी की सिचुएशन क्या, महंगाई की सिचुएशन क्या, बेरोजगारी क्या कितनी है, कितने लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये वर्ड समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइज, या मतलब आप वैसे सेक्टर में जैसे काम कर रहे होंगे, जैसे कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका पीएफ कटता होगा, प्रोविडेंट फंड, लेकिन कई ऐसे सेक्टर है जहां पे आपका पीएफ नहीं कट रहा, तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे, ठीक है। जहां पीएफ कट रहा वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब यहां पे देखिएगा भाई,
देखिए अब यहाँ अच्छा, अब यहीं पे जो बजट को देखिए, बजट यानी कि इकोनॉमिक्स में जो इस बजट को क्या डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने थेड भाषा में डिफाइन किया कि बजट क्या है, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर की लेखा जोखा, है ना। तो बजट में इकोनॉमिक्स में ये वर्ड यूज किया जाता है। बजट जो है अगले वित्त वर्ष के यानी कि आने वाला 2025-26 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां यानी कि इनकम और अनुमानित एस्टिमेटेड, देखिए वर्ड है एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्च का विवरण है। अब ये आपको वर्ड समझ में आया ना, अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भाई, अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय, यही लाइन वहां पे लिखा गया है। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखिएगा बजट जो है, ध्यान से समझिएगा, बजट वित्त वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां एस्टिमेटेड रिसिप्ट, ठीक है, यानी कि एस्टिमेटेड इनकम होती है, वह अनुमानित व्यय यानी कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का विवरण होती है, यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। देखिए इनकम मैंने समझा दिया, सरकार की इनकम क्या होती है, सरकार की खर्च क्या होती है। अब कुछ समझिएगा घाटा। अच्छा घाटा तो समझ में आ ही रहा होगा ना भाई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आपने जितना इनकम किया है, ठीक है, इनकम से ज्यादा आपने क्या कर दिया भाई, खर्च कर दिया है, तो आपको घाटा ही हुआ ना। जैसे आपने एक साल में, ठीक है ना, पूरा 2025-26 में आपने जो अर्निंग की है 20 लाख रुपए आपने अर्निंग की है, ठीक है, लेकिन आपका जो खर्च हो गया है 25 लाख रुपए खर्च हो गया, तो भाई क्या फायदा हुआ, 5 लाख का घाटा हो गया, ठीक है। तो ये घाटा का मतलब है, यानी कि बजट में हम लोग इसको लिखेंगे डिफिसिट के बाद, डिफिसिट एक शब्द यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 प्रकार के बजट है, एक सरप्लस बजट है, अधिशेष बजट, एक है बैलेंस बजट संतुलित बजट, और एक है डिफिसिट बजट यानी कि घाटे वाला बजट। अब एक बात बतलाइए, जो सरकार है वो कौन सी बजट पेश करना पसंद करेगी, अधिशेष बजट, अच्छा अधिशेष सरप्लस बजट मतलब जहां इनकम अधिक है खर्च कम हो रही है, ठीक है। बैलेंस मतलब जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया है, अधिशेष में आपने बचा लिया पैसा, ठीक है। और डिफिसिट में मतलब कि आपने इनकम जितना किया नहीं उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया। सरकार किसको कौन सा बजट पेश करती है जनता के सामने, बताइएगा। आप बोलेंगे ये वाली, आप बोलेंगे ये वाली, या आप बोलेंगे ये वाली, कौन सी वाली। तो भाई देखिएगा, सरकार जो होती है ना, सरकार डिफिसिट बजट पेश करती है, हमेशा घाटे वाला बजट प्रस्तुत करती है। घाटे वाला बजट जनता को दिखाती है कि भैया देखिए हमने इनकम 10 रुपए किए लेकिन आपके लिए हमने 12 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए लॉस है, अभी हम उधार लेके चल रहे हैं, समझ में आया। इससे क्या हुआ, लोगों की सिंपैथी भी ली। अगर सरकार दिखा दे कि हमने सरप्लस बजट पेश किया है तो भैया जनता बोलेगी सरकार सारा पैसा हमसे टैक्स ले रही है और खर्च करने के बदले क्या करे, वो सेविंग करते जा रही है, इनकम अधिक हो रहा है खर्च कम कर रही है। तो जहां भी विकसित देश हैं, सॉरी विकासशील देश जो है, डेवलपिंग कंट्री है, भारत भी डेवलपिंग, जो जहां भी डेवलपिंग कंट्री देखेंगे वहां पे आपका डिफिसिट बजट ही पेश किया जाता है। अब डेवलप कंट्री में आपका ये बजट पेश किया जाएगा क्योंकि भाई आप डेवलप्ड हो चुके हैं, तो वहां पे सेविंग देखा जाएगा। अगर आप जनता को वहां मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हम खर्च ही ज्यादा करें, भाई आपकी कैसी मैनेजमेंट है, हम विकसित देश है, अमेरिका में जाइए तो वहां पे सरप्लस बजट पेश किया जाएगा, समझ में आया ना। चलिए ये सब हो गया। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार बजट जो है रघुवर दास के द्वारा 8 बार विधानसभा में पेश किया गया है। देखिए अभी बजट में बहुत कुछ चीजें हैं, अभी हम डाटा पे भी आएंगे, लेकिन बजट में और भी बहुत सारी चीजें सीखने की है भाई, ठीक है ना। FRBM एक्ट क्या होता है, जैसे कि उसमें हम बात करें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है, उसके बाद का क्या क्या रोल होता है वो सब, ठीक है। थोड़ी सी UPSC लेवल पे चीजें चली जाएगी तो उतना ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन करना सही नहीं है। कुछ फैक्ट चीजें हम लोग देख लेते हैं। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान में बजट को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक, ये मैंने बता दिया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब याद रखिएगा आर्टिकल 112 में देखिए कहीं बजट नहीं लिखा गया, वहां लिखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट बजट यानी केंद्र बजट की चर्चा के बारे, यानी वहां पे लिखा गया है कि बजट, वहां ये लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय का विवरण दीजिए। सरकार को बोला गया है कि आप पूरे साल का वार्षिक वित्तीय विवरण दीजिए। और राज्य बजट जो है आपका आर्टिकल 202 से संबंधित है, जिसमें राज्य बजट या स्टेट गवर्नमेंट बजट की चर्चा है, ठीक है। वित्तीय वर्ष मैंने बता दिया कब से कब स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि बजट हमें जो साल चल रहा है, ठीक है ना, ये जो बजट आपका आया है अभी जो साल चल रहा है उस वर्तमान वर्ष की संशोधित वैल्यू, रिवाइज वैल्यू की जानकारी देती है। जो साल आने वाला है उस वर्ष की अनुमानित एस्टिमेटेड वैल्यू की जानकारी देती है, और पिछले वर्ष की वास्तविक, यानी कि एक जो आपका बजट जो प्रस्तुत होता है एक बार वो तो एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, ये रहा एस्टिमेटेड, फिर वही आपका रिवाइज बन जाता है और फिर वही एक्चुअल बन जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा झारखंड का पहला बजट किसने पेश किया था, अमरिंदर प्रसाद सिंह ने प्रस्तुत किए थे भाई। चलिए ये हो गया कंसेप्चुअली जितना मुझे समझाना था, अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें उस पर भी हम लोग बातें करेंगे।
अब आते धीरे धीरे डाटा याद करना मैं आपको सिखला देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब आप बन चुके हैं भाई उस लेवल पे, चीजों को काफी अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए यहां से आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक सवाल अगर यहाँ पे अच्छा बनता है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, ठीक है ना, यहाँ से आपसे आयोग पूछती भी है कि सरकार निम्न में से कौन सा व्यय, ठीक है ना, यानी कि कौन सा खर्च यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कम करना चाहेगी। तो दो प्रकार का खर्च सरकार करती है, जिसको मैंने आपको बताया भी है। एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व खर्च, और एक है आपका पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय वो व्यय है जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी सरकार पेंशन दे रही है, सैलरी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, स्कीम में खर्च कर रही है, तो ये सरकार क्या करना चाहेगी, इसको कम करना चाहेगी इस खर्च को, और इससे तो सरकार को फायदा ही है भाई भविष्य में जा करके। चलिए भाई, अब डाटा यहां से आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए 3 4 5 डाटा पहले मैंने यहां आपको याद करा दिया हूं। चलिए इसको पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूं फटाफट चीजों को। इस बार का जो बजट आया है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने करोड़ का बजट है। 1,35,445 करोड़ रुपए का है। पिछले साल का जो बजट था 1,28,900 करोड़ रुपए का, उससे इस बार कितना अधिक है, परसेंटेज में 13%, और नंबर में बोला जाएगा तो 16,500 यानी 16,500 करोड़ रुपए अधिक का बजट है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो एक्चुअल बजट था उसका कितना था, 1,01,101 करोड़ रुपए। यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई। ये बजट का मेन पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए अभी तक की चीजों में, ठीक है। अब हुआ बजट 2025, नाम रखा गया है किन वित्त मंत्री पूछा जाए तो राधा कृष्ण किशोर जी हैं। चलिए भाई यहां तक चीजें। अच्छा, कब पेश किया गया था, 3 मार्च 2025, डेट भी याद हो गया हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 1,45,000 हेमंत सोरेन जी को चाहिए। अब वो इनकम 1,45,400 करोड़ कहां से करेंगे, एस्टिमेटेड इनकम देखते हैं हम लोग। तो एस्टिमेटेड जो इनकम है देखिएगा, जो रिसिप्ट है, जो प्राप्तियां है, जो आय है, दो प्रकार से है। एक है आपका रेवेन्यू राजस्व, यानी कि जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, टैक्स से जो सरकार पैसा कमाएगी। और एक आपका होगा दूसरे नंबर में कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजी प्राप्तियां, यानी सरकार क्या करेगी, यहां डिसइन्वेस्टमेंट करके या फिर कुछ उधार लेकर के 1,45,400 करोड़ रुपए क्या कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी, ठीक है। सरकार ने ऐसा अनुमान लगाया भाई कि अगले आने वाले जो साल है उसमें हमें 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है ना, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। राज्य में शिक्षा में खर्च करेंगे, स्कूल में कॉलेज बनाने के लिए, हेल्थ पे खर्च करेगी, न्यू इंडस्ट्रियां लगाएगी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा करेगी, सिंचाई व्यवस्था अच्छा बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, डैम बनाएगी, रोड बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, रेलवे का एक्सपेंशन करेगी। हालांकि रेलवे तो केंद्र की सब्जेक्ट है। उसके बाद तो ये सभी चीजों के लिए सरकार को क्या चाहिए भाई, 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए। चलिए तो ठीक है भाई। तो अब सरकार ये बता रही है कि हमें 1,45,400 करोड़ जो है 2025-26 की, ठीक है, यहाँ 2024-25 की डाटा रखा हूँ, 2023-24 जेपीएससी के लिए भाई ये सब चीजें। बाकी यहां से ये जो डाटा आपका जेएसएससी में काम हो जाएगा। चलिए, सरकार ने बताया है जो मुझे 1,00,000, ध्यान से सुनिएगा, 1,45,400 करोड़ रुपए जो मुझे चाहिए ना भाई, ये 1,45,400 करोड़ रुपए जो चाहिए मुझे, ये 1,45,400 करोड़ में मुझे 1,25,153 करोड़ मुझे रेवेन्यू से ही प्राप्त हो जा रही है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है रेवेन्यू मतलब क्या, यानी टैक्स का सरकार को जो पैसा मिल जा रहा है, और नॉन टैक्स में यानी कि जो फाइन वगैरह है वो सारी चीजें आती है। तो वो टोटल कितना आपको मिल जा रहा है सरकार को, हेमंत जी को, 1,25,153 करोड़। देखिए बजट सरकार को चाहिए 1,45,400, और कितना इनकम हो गया है, इतना राजस्व से इनकम हुआ है, यानी इसमें जिम्मेदारी नहीं। बाकी अब मुझे करना क्या पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उधार लेना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा। तो देखिए यह बाकी रेस्ट अमाउंट जो बच गया है 20,246 करोड़। अब एक चीज को समझिए, 20,246 करोड़, इसमें अब इसको जोड़िए 1,25,153 करोड़ को यहाँ पे जोड़िए तो कितना आएगा, 639,549,213,524, 1,45,400 करोड़ हो गया ना टोटल मिला के। यानी सरकार, समझिएगा यहाँ पे चीजों को, ये वो पैसा सरकार के पास आए हेमंत जी के पास जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, 1,25,153 करोड़। यानी कुल बजट का कितना परसेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व इनकम कितना है सरकार की, 86% कुल बजट का। ये 86% मतलब समझ में आया, ये 86% कैसे निकला है देखिएगा। हमें कितना चाहिए भाई, 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए मुझे,
ठीक है। तो इनकम मुझे राजस्व से कितना हो गया है 1,25,000 कितना भाई 153 करोड़, 1,25,153 करोड़। तो इसका टोटल जब परसेंटेज करेंगे ना, यानी 1,25,153 करोड़ 1,45,400 का कितना परसेंटेज है, तो वो 86%, यानी कि 100 रुपए में 86 रुपया सरकार को मिल गया टैक्स से ही, मतलब जिसमें सरकार को टेंशन नहीं है। बाकी 14 रुपया उधार ले गई सरकार, ये 14 रुपया 100 रुपया में है। और 1,45,400 करोड़ के टर्म में देखिएगा तो सरकार को कितना उधार लेना है, तो 42,913 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, करते चलिए, घर में बैठ के याद नहीं होगा। सरकार ने उधार कितना लिया है, यानी कि कैपिटल इनकम, ठीक है ना। सॉरी, ये भाई मैंने यहाँ गलत बता दिया, माफ करिएगा। ये तो नन टैक्स है, यानी कि ये सारे टैक्स है या फिर इसमें जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि जो सरकार उधार लेगी वो कितना 20,246 करोड़, मैंने यहाँ पे जोड़ा भी था 20,246 करोड़ ही है ना, 20,246 करोड़। कहाँ गया भाई, ये रहा 20,246 करोड़ कितना है, तो भाई 20,246 करोड़, यानी कि टोटल 1,45,400 का ये कितना है 14% है। ठीक है ना, यानी समझिएगा मुझे पैसा कितना चाहिए 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए भाई राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, इतना मुझे पैसा चाहिए। और मुझे जो इनकम हो रहा दो तरीके से, पहला और दूसरा इनकम है। ठीक है, पहला इनकम है मुझे जिसमें कोई टेंशन नहीं है, टैक्स है, या फिर मुझे कोई अनुदान दे देगा, गिफ्ट की तरह से पैसा दे देगा, केंद्र सरकार भी पैसा देती है। ठीक है, मैं भी आऊंगा उस पर भी। तो वो मुझे कितना दे मिल गया है 1,25,153 करोड़ मिल गया है, यानी टोटल बजट का 86% मुझे मिल गया है। ये कौन सा इनकम हो गया, तो ये हो गया राजस्व इनकम। ठीक है, ये हो गया राजस्व यानी कि रेवेन्यू इनकम। ठीक, और रेस्ट अमाउंट कितना बच गया भाई, रेस्ट अमाउंट कितना बढ़ गया 20,246 करोड़, 20,246 करोड़ रुपए। ये हम लोग क्या बोलेंगे कितना है, टोटल बजट का 14% जो हम लोग उधार लेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैपिटल इनकम, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं पूंजीगत आय। ठीक है ना, पूंजीगत आय कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक ये डाटा याद करिए पहले। ठीक है, एकदम कंठस्थ याद करते चलेंगे भाई इन सब चीजों को, बाद में घर में बैठेगा याद नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, याद नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह से अगर नहीं काम करते हैं तो। चलिए, अब यहां पे सरकार बता रही है इस बार का डाटा हो गया। अब जेपीएससी में आपसे ये पिछला साल का भी पूछेगा, कितना था पिछला साल सरकार ने कितना, यानी पिछला साल का बजट कितना था 1,25,900 करोड़ रुपए में 1,10,800 करोड़ रुपया सरकार को राजस्व इनकम हुआ था, और उसका पिछला साल 9,837 करोड़ पिछले साल का है ये डाटा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। अब बताइएगा यहां पे चीजों को, अब समझिएगा। देखिए, ये जो राजस्व इनकम आपने जो देखा है भाई, ये राजस्व इनकम जो आपने देखा 1,25,153 करोड़ जो हेमंत जी को इस बार मिलेगी, अब ये कहां से आएगा समझिएगा। राजस्व इनकम मतलब क्या, वो पैसा जिसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं, एक तो टैक्स से आएगा। ठीक है ना, टैक्स में देखिएगा, टैक्स से जो पैसा सरकार को मिल रहा कितना 82,240 करोड़ रुपए, 82,240 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए टैक्स कहां से, एक तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, यानी कि देखिए जो सरकार का जो बजट होता है, मान के चलिए इस प्रकार से कि सरकार ने 100 रुपए, यानी कि मोदी जी ने 100 रुपए कमाए। ठीक है, तो 100 रुपए में 60 रुपए मोदी जी अपने पास रखते हैं और 40 रुपए ये सारे राज्यों को बांट देते हैं। अब ये डिपेंड होगा कि 40 रुपए में मध्य प्रदेश को 4 रुपया जाएगा, तो झारखंड को 1 रुपया जाएगा, बिहार को 2 रुपया जाएगा। अब ये डिपेंडेंसी होती है उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, सारी चीजों को देखा जाता है। और दूसरा ये भी देखा जाता है कि वहां पे क्या हमारी भी सरकार है या नहीं, हमारी सरकार है तो भैया पैसा मिलेगा आपको जम के। ठीक है, तो वही बात है। तो मोदी जी ने कितना पैसा दिया है आपको, वो दिया है मोदी जी ने दे दिया आपको 47,040 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 47,040 करोड़ रुपए। ठीक, यानी ये राजस्व इनकम का कितना हो गया 32%। तो ये सब डाटा याद रखिएगा। राजस्व इनकम 1,25,153 करोड़, जिसमें टैक्स में हमें कितना मिल गया 82,240 करोड़, जिसमें केंद्र के और राज्य, यानी कि राज्य सरकार ने जो टैक्स से कमाया है वो कमाया है 35,200 करोड़ रुपए, यानी कितना हो गया 24.2%। ठीक है ना, कितना हो गया 24.2%। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले क्या क्या डाटा याद करिए, पहले 3 डाटा अभी आपको याद करना है। सरकार ने जो राजस्व इनकम किया, भाई राजस्व इनकम समझ में आ रहा ना, ये बार बार समझिए। राजस्व इनकम मतलब वो इनकम जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, टैक्स से कमाया गया पैसा है सरकार की। तो ये टोटल कितना है 1,25,153 करोड़। ठीक है सर, अब टैक्स से जो टोटल कमाया गया, यानी कि टैक्स रेवेन्यू कर राजस्व जो है, अब देखिए ये वो पैसा जिसमें जिम्मेदारी नहीं, टैक्स भी है, कुछ फाइन भी है, कुछ सरकार को कुछ अनुदान भी मिल जाता है, गिफ्ट भी मिल जाता है ना भाई, ये वो सारे पैसे की बात भी इसमें आ जाती है, यानी इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
केंद्र ने कितना पैसा दिया, तो अभी आपको अच्छा पहले टैक्स से कितना, तो 82,240 करोड़। केंद्र ने कितना दिया, 47,040 करोड़। और राज्य सरकार हेमंत जी की सरकार ने कितना कमाया, 35,200 करोड़ टैक्स से कमाया। अब ये टोटल अगर पैसा जोड़िएगा, ठीक है ना, 47,040 जो केंद्र मोदी जी ने दिए हैं और हेमंत जी ने खुद राज्य से कमाया है टैक्स से 35,200 करोड़, तो इसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 82,240 करोड़, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए, 1,25,153 करोड़। भैया रेवेन्यू हमें इतना ही हुआ ना, रेवेन्यू इनकम। तो अब आगे बात करेंगे, हमें देखिए नन टैक्स यानी कि जो नन टैक्स है, गैर कर से जो हमें राजस्व मिला है 82,913 करोड़ है। ये टोटल पैसा कितना है, 82,913 करोड़। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 82,913 करोड़ रुपए इधर हो गया, और इधर कितना मिला भाई टैक्स से, 82,240 करोड़। कितना होगा, 82,240 करोड़। इसको जोड़िए, 3 4 1 5 9 2 11 5 8 4 12 है ना, तो हो गया ना 1,25,153 करोड़। ये टोटल क्या हो गया आपका, राजस्व इनकम है मेरे भाई, यानी जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये गैर टैक्स से मिला हुआ पैसा है, ये टैक्सेबल पैसा है सरकार की, ठीक है। अच्छा गैर कर राजस्व में क्या है, इसका मतलब समझिएगा। एक तो सरकार ने खुद राज्य, ये रहा देखिए, राज्य का स्व कर भिन्न राजस्व है, मतलब राज्य में सरकार ने कुछ फाइन लगाए होंगे, कुछ स्टम्प पेपर बेचे होंगे, मतलब बहुत तरह की चीजें जो भी हुई होगी वो भी है, या सरकार को कोई अनुदान मिला है तो वो कितना है, 25,856 करोड़, यानी कि 17.78%। और जो केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है राज्य सरकार हेमंत जी को 17,057 करोड़, 11.73%, ठीक है। तो ये डाटा पूरा याद करिएगा, केंद्र सरकार ने कितना अनुदान दिया है, 17,057 करोड़। और राज्य सरकार ने जो खुद गैर नन कर राजस्व में कितना कमाया, 25,856। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 42,913 करोड़, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये हमें कितना मिल गया भाई, ये टोटल मैंने जो ढांचा दे दिया सरकार ने, इतना जो इनकम सरकार को राजस्व इनकम होगा 1,25,153 करोड़, ठीक है। अब भैया हमें बजट के लिए तो इतना चाहिए, बाकी रेस्ट अमाउंट कहाँ से लाएंगे, यानी रेस्ट अमाउंट 20,246 करोड़ जो बच रहा है, ये हम कहाँ से लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, उधार लेंगे, ठीक है ना, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ सरकारी कंपनियां बेचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सरकार बता रही है कहाँ पे हम लोग कैसे लाएंगे ये इतना रकम, यानी 14% जो बच रहा है 1,45,900 में। तो ये जो है, और ये पिछले साल का है, ये आप देखते चलेंगे भाई, जेपीएससी वाले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए तो देखिए, जो रिकवरी ऑफ लोन है, यानी जो ऋण की वसूली जो करेगी सरकार, है ना, मतलब सरकार ने क्या किया होगा भाई, किसी को ऋण दिया होगा तो वो पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कितना है, 246.56 करोड़, यानी 0.16% है। कुछ उधार लेगी, अन्य बहुत सारी लिएबिलिटी होती है, वो है 2,000 करोड़ रुपए। तो ये हो गया टोटल 13.75%, यानी कि मात्र देखिए इतना उधार सरकार ले रही है, कितना, 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, तब जाके 1,45,400 करोड़ बन जाएगा। तो ये सरकार का पूरा इनकम समझ में आया। मैं फटाफट चीजों को अब रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से दिखिएगा, मैं हर एक चीज को हटा रहा हूं जितना भी मैंने हाईलाइटेड किया है, ताकि मैं पूरा चीज एक बार फिर से अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब 2-3 बार अगर आप खुद से कर लेंगे तो चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज अब नहीं रह गई आपके लिए। देखिए भाई, सरकार ने बोला भैया मुझे राज्य चलाने के लिए इस बार जो है कम से कम 1,45,400 करोड़ हम लोगों का एस्टिमेटेड है। तो इस बार हमें जो रेवेन्यू जो मिलेगी, जिसपे हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, राजस्व इनकम जो है वो है 1,25,153 करोड़ है। टोटल बजट का 86% है। अब ये 1,25,153 करोड़ हमें कहाँ से मिल रही है, तो एक तो टैक्स रेवेन्यू है टैक्स से, और एक है नन टैक्स। नन टैक्स में मैंने बता दिया जो फाइन लगा के मिला है, और कुछ केंद्र सरकार मोदी जी ने भाई हमें अनुदान भी दे दिया। तो भाई सबसे पहले टैक्स से, यानी कि जो राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है केंद्र से मिलने की, वो कितना था भाई, वो कितना मिला है, वो हमें मिला है 47,040 करोड़ रुपए। और राज्य सरकार ने खुद टैक्स से कमाया है 45,200 करोड़, यानी टोटल ये टैक्सेबल पैसा है 82,240 करोड़, ठीक है। जो नन टैक्स रेवेन्यू है 42,913 करोड़, जिसमें से सरकार ने फाइन वगैरह कलेक्ट किया होगा, ठीक है ना, बहुत सारी की चीजें हैं भाई। बाइक से सवार को जा रही है, पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। लोडिंग आपने किया है, अनलोड मतलब कि हैवी लोड आपने कर लिया, अब बहुत तरह का भाई ट्रक ड्राइवर वालों लोग को भी फाइन लगता है, ठीक है। तो ये आपने इतना इनकम कर लिया है, और के मोदी जी ने इतना अनुदान करके, ये हो गया आपका इनकम, राजस्व इनकम। और नेक्स्ट जो हमने उधार लिए भाई, हमने 20,000 करोड़ उधार लिए हैं, और जो ऋण वसूली कर लिया हमने, जिसने दूसरे को हमने जो दिया था वो हमें लौटा दिए, कितना, 246 करोड़। टोटल 20,246 करोड़ हमारा कैपिटल इनकम है।
अब इसको खर्च हम कहाँ कहाँ करेंगे देखिएगा, यानी कि एक तो खर्च हम कहाँ कहाँ करते हैं पहले बताइएगा। एक्सपेंडिचर हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो होगा रेवेन्यू इनका राजस्व है जिसमें हमारी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है भविष्य में, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर के बाद हमें फ्यूचर में इससे क्या होती है, प्रॉफिट होती है, पैसा बनती है ना भाई। ठीक है सर। तो रेवेन्यू इनकम यानी कि हमें पेंशन देना होगा, सैलरी देना होगा, सब्सिडीज देना होगा, योजना चलानी है, तो जिसके लिए हम लोग जो कितना खर्च कर रहे हैं 1,10,636 करोड़ रुपए। जो पिछले बार हम लोग खर्च कर रहे थे 91,832 करोड़, उससे कितना अधिक खर्च कर रहे हैं, 20% अधिक है, 20.48% कर रहे हैं खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू में। देखिए इसमें सरकार को तो कमी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। देश को विकास, राज्य के विकास के लिए इसमें हमें खर्च अधिक करनी नहीं है, हमें खर्च इसमें कम करनी है और इसे हमें इंक्रीज करना है। हालांकि इंक्रीज हुआ है 7.81% इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल यानी कि भविष्य में जिससे पैसा यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारखाने बना रहे होंगे, फैक्ट्रियां बना रहे होंगे, स्कूल का निर्माण कर रहे होंगे, विद्यालय का या हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे होंगे। जो कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं 34,763 करोड़। तो अब इन दोनों को जोड़िए, ठीक है ना, 1,10,636 करोड़ रुपए जो हम लोग खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू में, राजस्व खर्च है जो हम लोगों का, मतलब पेंशन है, सैलरी है, भत्ते हैं, सब्सिडी है, मिनिस्ट्री लोगों को पैसा, ये सारी चीजें जो भी मनोरंजन के लिए जो भी सुविधाएं दी जा रही है, ये सारी पैसा, जिससे कोई भविष्य में पैसा नहीं बनेगा, जो भविष्य में जिससे पैसा यानी इस पैसे से हम पैसे बनाएगी सरकार, वो कितना है 34,763 करोड़। अब जोड़िए 639 7 6 13, उसके बाद ये 4 3 1 4 1 4, ये हो गया 1,45,400 करोड़, ठीक है ना, आसपास वही होगा, 7 6 13 ये हो गया 1,45,400 करोड़ रुपए। ठीक है, हो गया ये टोटल बजट। जितना कमाया उतना सरकार ने, देखिए सरकार ने बता दिया भाई हम कहाँ से 1,45,400 कमा लिए हैं, ठीक है ना, दिखा दिया आपको सरकार ने। इतना हमारा रेवेन्यू इनकम है और इतना हमारा कैपिटल इनकम है 20,246। अब हम खर्च कहाँ करेंगे, तो भैया देखिए राजस्व व्यय में हम इतना खर्च करेंगे 1,10,636 का, जो 20 पिछले साल से 20% अधिक है, और पूंजीगत खर्च जो करेंगे 34,763 करोड़, जो 7% अधिक है पिछले बार से। ठीक है, ये पैसे में पैसे बनाएगा, ये खर्च हमें अधिक करनी है। हर सरकार, हर राज्य सरकार यही चाहती है, केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक हो और इसमें जितना हो सके कमी आए। वैकेंसियां कम दे तो भाई सैलरी हमें कम देनी होगी एम्प्लॉय को, पेंशन वगैरह कटिंग की जाएगी, सब्सिडी कम दी जाएगी, तो सरकार को इसमें क्या पैसा बचेगा, ताकि वो दूसरे कार्यों में, कल्याणकारी योजनाओं में या कुछ भी चीजें ऐसी बनाएगी जिससे राज्य का विकास हो, जनता का विकास हो सके। ठीक है, चलिए अब यहां समझिएगा, जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर आपने देखा 1,10,636 करोड़, कहां कहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो देखिए सरकार ने जो उधार लिया है, तो भैया जैसे आप 10 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, तो आप 10 लाख तो चुकाते हैं, साथ के साथ उसका 2 लाख, कम से कम 4 लाख तो इंटरेस्ट बन ही जाता है 6-7% के हिसाब से, है ना। तो टोटल आपने लिया है उधार 10 लाख, ठीक है, बैंक को, और चुकाते कितना है 14 लाख रुपए लौट चुका रहे थे, यानी 10 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख क्या आपने इंटरेस्ट चुकाया है। ठीक है, तो उसी प्रकार सरकार, राज्य सरकार भी, हेमंत जी ने भी भाई लोन लिए थे, उधार लिए थे, जिसका ब्याज केवल चुकाए कितना है, चुकाएंगे इस बार 6354 करोड़, यानी 6,354 करोड़ केवल इंटरेस्ट में चला जाएगा सरकार को देने में। मतलब सरकार ने जो उधार लिए ना भाई, उसका केवल इंटरेस्ट चुकाने में, देखिए भाई समझिए डाटा को, इंटरेस्ट पेमेंट में सरकार का कितना पैसा जाएगा 6,354 करोड़ रुपए। जो एम्प्लॉय है, जो झारखंड सरकार कर्मचारी में जो वर्कर है जितने भी, उनको जो सैलरी दी जाएगी 20,254 करोड़ रुपए उनको इस बार दिया जाएगा, मतलब उनके लिए बजट रखा गया है। जो पेंशनर है झारखंड में, उनको 10,173 करोड़ इनके लिए बजट रखा गया है। राजस्व खाते पे ऑन रेवेन्यू अकाउंट में कहा कितना जाएगा पैसा, 66,021 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार का भविष्य में कोई फायदा नहीं। देखिए अब आपने इंटरेस्ट चुकाया, कोई फायदा इससे नहीं, पेंशन सैलरी में पैसा दिया, कोई फायदा है, राजस्व खाते पे जा रहा, कोई फायदा नहीं है। तो ये मोटा मोटी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सैलरी में कितना है, पेंशन में कितना एलोकेट किया गया है। चलिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार को भविष्य में फायदा है, तो देखिएगा राज्य का आंतरिक जो ऋण है, राज्य का आंतरिक ऋण है, यह है 8326 करोड़। देखिए अब एक बात बताइए, आप अपना ऋण को जो चुका दिए तो वो भी एक प्रकार से तो भाई भविष्य के लिए अच्छी बात है ना, ताकि आपको बाद में फिर उसका इंटरेस्ट देना नहीं है, तो वो फायदा वाला ही इनकम हुआ, मतलब कि खर्च हुआ, तो ये इसी में ही आएगा। ठीक है, भारत सरकार से जो ऋण है, ठीक है ना, भारत सरकार से जो ऋण है वो है आपका कितना 420 करोड़ रुपए। ठीक है, 420 करोड़ रुपए, यानी भारत सरकार से जो हमने ऋण लिए तो वो हमें चुकाना है 420 करोड़ रुपए, उसके लिए बजट रखे हैं। और लोन और एडवांसेस बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें
लोन एवं अग्रिम में कितना पैसा रखा गया, 296 करोड़। यानी कि समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर था जिसमें हमें क्या है भविष्य में पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें किसी को लोन देना होगा या कुछ एडवांस पेमेंट कुछ भी चीजें करनी, उसके लिए हमने बजट रखा है 296 करोड़ रुपए। भारत सरकार से जो हमने ऋण लिए हैं, ठीक है, वो है आपका 420 करोड़ रुपए। राज्य का जो आंतरिक ऋण है, मतलब कि ये जो ये इतना ऋण से आएगा पैसा, मतलब राज्य सरकार, माफ करिएगा मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया भाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए राज्य का आंतरिक ऋण है, मतलब राज्य सरकार ने जो ऋण दिए हैं वो इतना पैसा आएगा, भारत सरकार से इतना पैसा आएगा, और इतना अग्रिम हो सकता है एडवांस वगैरह कहीं पेमेंट करने के लिए इतना बजट में एलोकेट किया गया 296 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, यहाँ तक चलिए। अब आइए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। एक है फिस्कल डिफिसिट, यानी कि जिसको हिंदी में कहेंगे राजकोषीय घाटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक है आपका प्राइमरी डिफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा, और एक है आपका रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि ये है आपका राजस्व घाटा। यानी तीनों वर्ड में आपने देखा होगा घाटा घाटा घाटा, है ना। इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत डिटेल नहीं करूंगा इसको। एक चीज तो ये याद रखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी मैं इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये अभी आपका, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद होना चाहिए, ये डाटा याद होना चाहिए। 2 डाटा तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये डाटा हमें क्या बतलाता है ना, ये अभी मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन फिस्कल डिफिसिट का जो डाटा दिया गया 2025-26 में, ये है आपका 11,253 करोड़ रुपया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ एक वर्ड लिखा गया 2.02% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा भाई। देखिए एक वर्ड आपको अभी मिला जीएसडीपी के बारे में, यानी इसको हम लोग कहते हैं झारखंड, हर राज्य का अपना होता है, तो यहाँ झारखंड का बजट पड़ रहा है तो झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। G4 हो गया ग्रॉस, S4 हो गया स्टेट हो गया, ठीक है, ये हो गया डोमेस्टिक, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। यानी जीएसडीपी का मतलब क्या है, तो झारखंड जो राज्य आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो झारखंड राज्य जो आप देख रहे हैं, इस झारखंड राज्य के इस कंप्लीट ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है, और कितना सर्विसेज, ठीक है, कितना सर्विस यहाँ पे सरकार दे, मतलब कि सर्विसेज, मतलब देखिए सर्विस मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको जो एजुकेशन दे रहा है ये भी एक सर्विस के सेक्टर में आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि कौन कितना आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, कितना माइल्स मिलिंग कंपनियां आपने बैठाई है जो प्रोडक्शन कर रही है, यानी झारखंड राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है, समझिएगा इस प्रकार से। ये कि जो झारखंड राज्य जो आप ये देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये झारखंड राज्य जो है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2026 तक एक वर्ष में कितना वस्तु यानी कि प्रोडक्ट और कितना सर्विस तैयार कर रही है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है ना, उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम लोग कहते हैं जीएसडीपी। यानी ये जीएसडीपी की सहायता से पता चलता है कि उस राज्य की आंतरिक उत्पादन क्षमता कितनी अधिक है, यानी कि उस राज्य में कितनी अधिक उत्पादन हो रही है, आंतरिक उत्पादन क्षमता की जानकारी मिलती है। और इसी के सहायता से, यानी इस जीएसडीपी की सहायता से हम पता करते हैं, बहुत सारी कंपनियां बताती है कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था का वृद्धि कितना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना होगा, ठीक है ना, आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी, उसको बताता है कि 7% होगा, 8% होगा। मतलब समझे कि झारखंड का ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन के अंदर ये जो राज्य है एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन और कितना सर्विस तैयार करती है, उसका क्या मौद्रिक मूल्य है, उस वस्तु का कितना मूल्य है, जो जिसे हम क्या कहते हैं जीएसडीपी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इससे हमें पता चलता है उस राज्य की आंतरिक उत्पादन क्षमता कितनी है, देश की पता चलती है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी इस जीएसडीपी से। समझ में आ गया भाई, ठीक है भाई। तो चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये डाटा भी हम लोग याद कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा भाई, यहां बोला ये गया कि देखिए 2023-24 में झारखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना, 2023-24 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था वो था 4.6 ट्रिलियन, यानी कि 4,61,010 करोड़ रुपए, ठीक है। सरकार का जो जीएसडीपी का जो लक्ष्य रखा गया 2029 तक, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 ट्रिलियन का ये रखा गया, यानी कि राज्य में इस समझ में आ रहा मेरे भाई, 10 ट्रिलियन अभी मैंने समझाया आपको। इसका मतलब ये है कि 2029-30 तक झारखंड राज्य के अंदर क्या होगा, इतना प्रोडक्ट और इतने सर्विस तैयार होंगे जिसका मौद्रिक मूल्य कितना हो जाएगा, 10 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि झारखंड राज्य के उत्पादन
करने की जो जो उत्पादन जो होगी, उसकी जो मूल्य जो होगी, जो वस्तु जो उत्पादन होगी ना, उसकी क्षमता जो है उतनी कितनी हो जाएगी, 10 ट्रिलियन। जैसे नहीं बोलता है भारत 20 ट्रिलियन आबादी, मतलब 20 ट्रिलियन जो उसका इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी झारखंड के पास इतना पैसा होगा, 10 ट्रिलियन होगा, मतलब इतने प्रोडक्ट बन रहे होंगे, इतने सर्विस तैयार होंगे जिसका मूल्य होना 10 ट्रिलियन होगा। ये हमने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है 2029 से 30 तक। ठीक है, समझ गए भाई। चलिए अब यहां पे आपको समझ में आएगा। देखिए राजकोषीय घाटा, ये फिस्कल डिफिसिट ये क्या बतलाता है, ये बस अभी इतना समझिए। कैसे निकालते हैं नहीं निकालते वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इस बजट में समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि फायदा भी नहीं है, टाइम भी लगेगा और मतलब की चीजें नहीं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको पढ़ेंगे। देखिए इस फिस्कल डिफिसिट से हमें क्या पता चलता है, इस फिस्कल डिफिसिट से ये हमें बताती है, यानी फिस्कल डिफिसिट कितना है, 11,253 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये क्या है आपका, 11,253 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये कि ये हमें बताती है कि हमें जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, ये कितनी सरकार उधार ले रही है। ठीक है, सरकार को कितना उधार लेना है, ठीक है, कितना उधार लेना है, वो कितना है फिस्कल डिफिसिट। तो ठीक है, तो देखिए फिस्कल डिफिसिट जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। यानी इस फिस्कल डिफिसिट से हमें पता चल रहा होता है कि सरकार जो है इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि सरकार, राज्य सरकार बैंकों से या कंपनियों से या बाहर देशों से जो उधार ले रही है, वो इस डाटा से हमें पता चलती है। कितना है, 11,253 करोड़ रुपए। दूसरी बात, यहाँ एक और पॉइंट लिखा गया है, 2.02% ऑफ जीएसडीपी। मतलब ये कि अभी जो झारखंड राज्य की जो उत्पादन क्षमता का जो मौद्रिक मूल्य है, मतलब जो अभी कितना ट्रिलियन है, 4.6 ट्रिलियन है, उसका 2.02% है, ये आपका 11,253 करोड़ रुपए। अब मैं कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करता हूं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, 2.02% किसके बराबर है, 11,253 करोड़ के बराबर है। यही बोला गया ना भाई, 11,253 करोड़ रुपए, ये फिस्कल डिफिसिट है। अच्छा, ये 2.02% को मैं कर दे रहा हूं 2%। ठीक है, यानी 0.2% मैंने कम कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 11,253 है, तो 53 हटा के मैं 200 करोड़, यानी कि इधर भी मैंने घटा दिया कुछ अमाउंट। ठीक है, बस रफ मैं डाटा निकाल रहा हूँ। 2 को मुझे 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी चीज 100% ही होता है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या डाटा आता देखिएगा, यानी 11,200 करोड़ में आप 50 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 1 2 3 जीरो आ गया, 5 दूनी 10 का जीरो हाथ में, जब 5 एकम 5 1 6 5 एकम 5, यानी कितना आ गया आपका, 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 5,60,000 करोड़, यानी सरकार की जो अभी जीएसडीपी है, अप्रॉक्स में लिख रहा हूं भाई, ये मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया, पता नहीं मुझे बजट में दिखा या नहीं दिखा, मैंने देखा भी नहीं, हो सकता दिया तो जरूर होगा। जो अभी अप्रॉक्स जो सरकार की झारखंड राज्य की जो जीएसडीपी है भाई, अप्रॉक्स डाटा में बता रहा हूं 5.6 ट्रिलियन है। ठीक है ना, कितनी है, 5.6 ट्रिलियन। तो इतना करोड़ रुपए में 11,253 करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, यानी परसेंटेज में कितना है, 2.02% है। समझ में आ गया ना भाई, चीजें समझ में आ गया सर। चलिए, तो हमें ये पूछेगा एग्जाम में कि जो फिस्कल डिफिसिट है 2025-26 में कितना है, 11,253 करोड़ रुपए है, और ये 9,500 करोड़ है पिछले साल का, यानी पिछले साल सरकार ने इतना उधार लिया था। जीएसडीपी का कितना, 2.02%। तो कितना था पिछले साल जीएसडीपी, 4.6 ट्रिलियन, और इस बार कितना है, 5.6 ट्रिलियन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा प्राइमरी डिफिसिट, ये समझ में आया ना, राजकोषीय घाटा में क्या बताएगा कि सरकार कितना उधार ले रही है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, यहां तक इतना तो बस समझिए, बाकी हम लोग आगे तो बात करेंगे। जैसे देखिए मैं और एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिएगा एग्जाम्पल की तरफ मैं समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग अपने में लेके चलेंगे तो अच्छे से समझ में। जैसे कि मुझे 10 लाख चाहिए। ठीक है, मुझे कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए भाई। ठीक है, तो टैक्स से मुझे कितना इनकम हो गया, 3 लाख रुपए मिल गए भाई। ठीक है, टैक्स से मिल गया, नॉन टैक्स फाइन वगैरह से मुझे 1 लाख और मिल गया है। ठीक है, और मैंने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपने कुछ शेयर विनिवेश कर दिए, जिसका मुझे 2 लाख रुपए मिल गया। यानी कितना हो गया, 3 2 5 1, टोटल 6 लाख रुपए मेरे पास आ गया। अभी और कितने घट रहे हैं, 4 लाख रुपए घट रहे हैं। तो अब ये 4 लाख क्या करूंगा भाई, मैंने उधार ले लिए, यही फिस्कल डिफिसिट हो गया। समझ में आया, 4 लाख, ये 10 लाख का कितना है, 4/10 इंटू 100 करिए इसको सवाल, यानी 40% हो गया। ठीक है, यानी आपने 40%, माफ करिएगा जीएसडीपी का वो होता है ना, खैर ये 40% टोटल बजट का आप बोल सकते हैं। खैर इसको हटाइए, ये आपको समझ में आया, 11,253 करोड़ जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ये जो उधार ले रहे हैं, इस प्रकार से समझिए,
कि आपको 10 लाख रुपए जो चाहिए था उसमें से आपने 6 लाख तो कर लिया इकट्ठा, 4 लाख जो है आप इस प्रकार से उधार लिए हैं, यानी इतना आप सरकार क्या करेगी, प्राइम जो फिस्कल डिफिसिट इसे बताती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब ये जो फिस्कल डिफिसिट आपने जो निकाला, ये कैसे निकाला है देखिएगा। ये जो फिस्कल डिफिसिट आया है कितना, 4 लाख, यानी फिस्कल डिफिसिट क्या बताता है भाई, ये फिस्कल एफडी मतलब फिस्कल डिफिसिट ये बताता है कि हमने उधार कितना लिया है। तो ये हमने 4 लाख उधार लिए, ये कैसे आपने निकाला, देखिए ये फॉर्मूला से आपने निकाला कि नहीं। फिस्कल डिफिसिट हमने कैसे निकाला, टोटल जो हमारा भाई जो बजट था, या बोल सकते हैं क्या, टोटल जो हमारा खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है, 10 लाख खर्च हमें करना है भाई। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हमने माइनस क्या कर दिया, टैक्स को माइनस किया है, किया ना भाई, नन टैक्स को माइनस कर दिया और डिस इन्वेस्टमेंट माइनस किया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स प्लस आपका नन टैक्स और आपका डिस इन्वेस्टमेंट में जो खर्च हो इसको माइनस करें, यानी 10 लाख इधर है, टैक्स में 3, नन टैक्स से 1 लाख और इधर से 2 लाख, तो इसको माइनस करके हमें फिस्कल डिफिसिट 4 लाख मिला ना, समझ में आया? तो यही हम लोग इकोनॉमिक्स में और डिटेल करके बस पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये समझ में आ गया। अब समझिएगा, देखिएगा, ये 4 लाख की बात आ गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक प्राइमरी डिफिसिट के बारे में। पीडी मतलब प्राइमरी डिफिसिट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब समझिएगा, जैसे कि 4 लाख लोन लिया कोई व्यक्ति ने, ठीक है, जैसे हमने 4 लाख का लोन लिया भाई, ठीक है, तो भाई हमें इसके साथ क्या होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो फाइनल जब आपने पूरा 4 लाख को चुकाया तो कितना बैंक को इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा आपको, 7.5 लाख रुपए। यानी आपने अपने लिए लिया कितना था, 4 लाख, आपने अपने लिए यूज कितना किया, 4 लाख, बाकी 3.5 लाख रुपए आपने क्या किया भाई, इंटरेस्ट पे किया ना। यानी आपने अपने लिए कितना यूज किया, 4 लाख यूज किया है। तो ये प्राइमरी डिफिसिट वही बताता है कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 3.5 लाख रुपए आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट में। समझ में आया ना? तो यहाँ पे देखिए, सरकार ने इस बार जो डाटा रखा है प्राइमरी डिफिसिट का, वो कितना रखा है, 4,809 करोड़ रुपए, यानी इतना, यानी 0.88% ऑफ जीएसडीपी, यानी 5.6 ट्रिलियन का 4,899 करोड़ रुपए, इतना क्या करेगी सरकार, ये इंटरेस्ट पे कर देगी भाई। यानी जो लोन ली थी ना उसका कितना भाई, 4,809 करोड़ रुपए, 99 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में ही झारखंड राज्य पेमेंट करेगी। ये प्राइमरी डिफिसिट बताती है। ये हो गया आपका रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। वीडियो बहुत लंबी है भाई, अब इसको भी ज्यादा डिटेल करेंगे नहीं, बस ये डाटा अभी याद रखिए। 3 डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, 14,517 करोड़, 2.61% ऑफ जीएसडीपी। देखिएगा, फिस्कल डिफिसिट कितना है, 11,253 करोड़ है, 2.02% ऑफ जीएसडीपी है। और आपका प्राइमरी कितना है, 4,899 करोड़, 0.88% ऑफ जीएसडीपी है, यानी जीएसडीपी। तो अब आपको समझ में आ रहा है रेवेन्यू कितना है, 14,517 करोड़। अब ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास दर, जो मैंने बताया था कि इस जीएसडीपी से पता चलता है राज्य की उत्पादन क्षमता कितनी है, उसके द्वारा ही बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आकलन करती है। तो झारखंड सरकार ने एक्सपेक्टेड किया है जो कांस्टेंट प्राइस पे, और अनुमानित क्या है करंट प्राइस में, जो एक्सपेक्टेड है ग्रोथ रेट 9.9% है, किस पे, करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे 7.5% है। पिछले बार 7.7% था और करंट प्राइस में था 9.80। ठीक है, तो ये पिछले बार जेपीएससी वगैरह के लिए याद रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए, सरकार जो स्थापना करेगी, बहुत सारी कंपनियां या एस्टेब्लिशमेंट जो भी करेगी, उस पर जो एक्सपेंडिचर है सरकार का, इतना बजट है 53,658 करोड़, याद रखिएगा। प्लानिंग स्कीम योजना पे सरकार जो खर्च करने वाली है वो है 91,741 करोड़। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो पूछेगा, एस्टेब्लिशमेंट जो करेगी और प्लानिंग करेगा उसके बीच का रेशियो है, इसको आप डिवाइड करिएगा तो रेशियो आएगा 37:63। ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। अब कुछ सेक्टर है जैसे, ठीक है ना, अब यहां से भी आपका क्वेश्चन सेक्टर वाइज सेक्टर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जनरल सेक्टर, ठीक है, यानी सामान्य सेवाएं जैसे इसमें आते हैं, इसके लिए सरकार ने रखा है 37,884 करोड़। सामान्य सेवाएं में जैसे कि ऋण देना है, प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस लोग जो उनको सैलरी देना है, पेंशन है, जो भी सेवानिवृत्त हो गए उन सारे लोगों को जो पैसा देना, ये जनरल सेक्टर के लिए इतना पैसा लोकेट है 37,884 करोड़। ठीक है, अब इसी में मैंने पेंशन, सैलरी वगैरह सब कुछ इसी में ऐड है। ठीक है, सोशल सेक्टर में सामाजिक क्षेत्र की बात करें, जैसे कि शिक्षा में, खेल जगत में, स्वास्थ्य परिवार में, जल पूर्ति करना है, सूचना प्रसारण में जो खर्च होगा वो होगा, उसके लिए बजट है 62,840 करोड़। आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक सेक्टर में, जैसे कृषि में, ग्रामीण विकास का डेवलपमेंट करना, उसके लिए 44,675 करोड़। ठीक है, एनर्जी में खर्च करना है, ऊर्जा में, सिंचाई में, बाढ़ नियंत्रण करना है, परिवहन में खर्चा करना है,
कुछ साइंस एंड प्रौद्योगिकी में भी खर्च करना है, ठीक है ना। तो ये सभी आर्थिक सेवाएं आएंगी जिसमें 44,675 करोड़ का बजट है। पिछले बार से स्टार्ट हुआ था बाल बजट भी बच्चे के लिए, यानी बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण और कल्याण और बाल विकास और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं के लिए कितना बजट है, 9,411 करोड़ रुपए है, ठीक। अब कुछ योजना बजट देखिएगा। देखिए योजना के लिए कितना बजट था, 91,741, यानी कि स्कीम में केवल सरकार खर्चा करेगी 91,741 करोड़, जिसमें से देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है जिसमें 13,363 करोड़ रुपए केवल मुख्यमंत्री मैया सम्मान जो योजना आया ना उसके लिए पैसा सरकार ने रखा है 13,363 करोड़। यानी जो योजना बजट है 91,000, यानी योजना के लिए जो सरकार ने निकाला है 91,741 करोड़। अब ये योजना कितने सारी योजना सरकार ने इस बार निकाले, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा झारखंड सरकार की इस बार 2025-26 में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे हैं, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से हैं, परिवहन के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। तो उसमें से 91,741 में 13,300, एकदम याद करके चलिएगा, 13,363 करोड़ रुपए, यानी कि योजना जो है बजट उसका 14%, समझिए 14%, यानी 100 रुपए में 14 रुपए केवल मैया सम्मान योजना के लिए निकाल दिए। और जो कुल बजट है 1,45,400 उसका 9% है, समझ रहे हैं, 1,45,400 करोड़ का 9%, यानी 13,300 करोड़ रुपए केवल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए रखे हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना के लिए 310 करोड़ है। कुछ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे रांची में, 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे रांची में, खुंटी में, गिरिडीह में, जमशेदपुर में, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में। 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में। 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, धनबाद, दुमका में, ये सब याद करना है आपको। 5 9 कॉलेज लॉ कॉलेज है, यानी कि विधि कॉलेज रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, पलामू में। 5 9 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे रांची, खुंटी, जमशेदपुर दूसरा, गुमला तीसरा, साहिबगंज चौथा, 5वां गिरिडीह। झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 तैयार करने की भी घोषणा इस बजट में कर दी गई है। तो भाई ये पूरा कंप्लीट बजट है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम है बस वो बच गया है, 22 20 25 स्कीम जो भी होंगे वो मैं एक स्कीम के वीडियो में करवा दूंगा इस बार जो बजट में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए यहाँ पे सरकार का ये डाटा है, एकदम ग्राफ में दिया है। सरकार ने बताया रुपीज कम फ्रॉम, सरकार को पैसा कहां कहां से आ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा, ये एकदम याद रखिएगा, एकदम यहां से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा पैसा अगर आप देखिएगा तो 32% जो पैसा आ रहा है, एक तो सेंट्रल से, सेंट्रल में मतलब कि जो सरकार, केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कितना है, 32.35%, ठीक है। इसका डाटा में मैंने आपको वैल्यू बताया था, देखिएगा ये रहा, देखिए 32.35%। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा, ये अरेंज करने पूछेगा कि सरकार को जो सबसे ज्यादा इनकम हुआ है, आई जो हो रही कहां से, तो स्टेट शेयर ऑफ सेंटर टैक्स है, कितना, 32.35%, ठीक है। चलिए तो इसलिए ये ग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एक नंबर में कौन आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है, कितना है, 32.35%। सेकंड नंबर में आपका आएगा स्टेट ऑन, यानी राज्य सरकार ने खुद जो टैक्स से सब पैसा कमाया, सेकंड नंबर में, ये अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो अर्निंग हुआ है स्टेट ऑन नन टैक्स, यानी कि जो फाइन वगैरह जो सरकार ने लगाई है, स्टम्प बेची है, ये से मिला है 17.78%। फोर्थ नंबर में आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा जो उधार लिए चौथे नंबर में, ठीक है, बोरोइंग कितना, 13.76%। उसका जो ग्रांट मिला, अनुदान जो मिला है वो 5वें नंबर में है। और रिकवरी जो लोन वगैरह जो एडवांसेस वगैरह जो है उससे 0.17%, ये 6 नंबर है। तो अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार से जो शेयर बनता है उससे सरकार को मिला, राज्य सरकार को मिला पैसा, ठीक है, कितना, 32.35%। स्टेट में जो टैक्स से इनकम हुआ सेकेंड नंबर में 24%, 24.21% है। राज्य में जो नन टैक्स है थर्ड नंबर में है। फोर्थ नंबर में बोरोइंग है, और 5, देखिए बोरोइंग चौथे नंबर में, ठीक है ना, याद रखना ये भाई। और जो अनुदान में ये 5वें नंबर में। अब आइए पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए एजुकेशन में कितना परसेंट जाएगा, एकदम डायरेक्ट पूछेगा परसेंट, तो 12.11% जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना जाएगा, 4.27%। एनर्जी में 6.80%। पेंशन में 7%। उसके बाद वेलफेयर सोशल में 17.1447%। इंटरेस्ट पेमेंट कितना सरकार कर रही है, 4.37%, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रीपेमेंट ऑफ लोन 6.4%। हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर में 8 तो इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। एक ये भी याद रखिएगा, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग में 2.46%। बाकी ये सब आप देख लें, आप याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दिया, ठीक है। ये हो गया। और ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए।
चलिए भाई, तो ये हो गया बजट का पूरा मैंने डाटा डिटेल, मैंने कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा दिया है। ठीक है, इसमें बचा क्या था आपको समझाने के लिए, बस 3-4 चीज़ें बच गई जो इकोनॉमिक्स में हम लोग अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है ना, घाटा के बारे में, डिफिसिट को, प्राइमरी डिफिसिट, एक तो ये आपका था प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, जो हम लोग बजट का ही एक पार्ट, बजट हम लोग अलग से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में भी भाई। ठीक है ना, डिटेलिंग वहाँ पे करेंगे, तो उसमें ही इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे। ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बताया, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, तो डाटा मैंने कोशिश की आपको याद करवा देने की। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी कोर्सेस वगैरह है हमारे, अभी ऑफर चल रही है होली स्पेशल में, जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी। ठीक है, तो फोकस स्टडी विद अभी को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए भाई, झारखंड की बजट से आपका टेंशन फ्री है, वो आप अच्छे से पढ़िए, कोई किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने जितना डाटा दे दिए हैं मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, किताब में भी इस तरह से चीज़ आपको नहीं मिलेगी, PDF अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।